तो आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट बोथ द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप एज वेल एज एक डिटेल प्रीव्यू फॉर द इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप फाइनल. Also, we'll talk about the allegations on BCCI about changing the pitch and a detailed review करेंगे पोर्चुगल वर्सेस लिechtenstein वाले मैच को. एंड लास्टली कवर करेंगे अल नसर's chances of playing the UCL as well as a CEO position change in the Manchester United club. So let's begin. तो यार आज का पॉडकास्ट पिछले 1-1.5 महीने का सबसे स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है. नेक्स्ट वाला और स्पेशल होगा. नेक्स्ट वाला और स्पेशल हो सकता है अगर जीतेंगे तो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है जो दोनों सेमीफाइनल हुए हैं इंक्लूडिंग इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड. दोनों को ब्रेक डाउन करेंगे. जो फाइनल अब डिसाइड हो चुका है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसका डिस्कशन करना है डिटेल में, क्या हम जीत सकते हैं कि नहीं. एंड फुटबॉल में भाई कुछ चीज़ें हुई हैं. पोर्चुगल जीत गई है समहाउ. लिechtenstein क्या बोलते हैं भाई उनको तो. और अल नसर शायद यूसीएल में आने वाली है. यूनाइटेड के मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे हैं. राइट. But let's obviously start with the World Cup. Possibly the second last podcast for the World Cup, I think. भाई इतनी जल्दी निकल गया एक्चुअली में. आई रिमेम्बर कुछ पॉडकास्ट पहले हम लोग कह रहे थे कि मैचेस में तो हो चुका है आधा टाइम, बट ड्यूरेशन में पूरे वर्ल्ड कप की में आधा टाइम अभी तक हुआ नहीं है. एंड जितनी जल्दी वो टाइम निकला एकदम से, क्योंकि मैचेस इतने थिक एंड फास्ट आ रहे थे और काफी इंपॉर्टेंट मैचेस भी हुए एंड में आते आते. आई थिंक उसके वजह से पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया. बट वही है भाई, सारे मैचेस कवर करने में बड़ा मजा भी है. But now let's move on to the first semi-final, which is India versus New Zealand. और उसके बाद ही हम लोग साथ साथ थोड़ी पिच रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो भी डिस्कस करेंगे. What should we do? पहले वो पिच कंट्रोवर्सी डिस्कस करनी है या फिर पहले मैच डिस्कस करना है? एक तो उससे मैच से रिलेटेड ये तो आई थिंक पिच कंट्रोवर्सी ही करते हैं. पहले पिच कंट्रोवर्सी. तो भाई बता दो जरा सबको कि क्या हुआ एग्जैक्टली. तो एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बोली ये चीज कि रोहित, अच्छा पिच वाली चीज कह रहे हैं. नहीं, पिच वाली चीज क्या थी? आई डोंट नो. मैं बताया था भाई, वो जो तुमने कहा वो भी डिस्कस कर लेंगे. ये सारी कंट्रोवर्सीज इसी सेगमेंट में डिस्कस हो जाएंगी. भाई क्या हुआ है ना कि मुंबई में पिचेस जो है, मतलब 7-8 पिचेस होती हैं हर स्टेडियम में. क्रिकेट में सीन ऐसा होता है कि स्टेडियम एक ही होता है, ग्राउंड एक होता है, लेकिन बीच में पिचेस बहुत सारी होती हैं. क्योंकि मल्टीपल मैचेस एक ग्राउंड पे खेलने होते हैं, तो ताकि एक फ्रेश पिच मिल सके. ऐसा ना हो कि 10 के 10 मैच एक ही पिच पे हो जाए. राइट. तो कई सारे पिचेस होते हैं जिसपे इवनली मैचेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब क्या होता है जब आईसीसी इवेंट्स हो रहे होते हैं ना, तो पिच कौन से पिच पे खेला जाएगा डिसाइड कैसे करते हैं. एक आईसीसी का बंदा होता है और एक जो पिच क्यूरेटर्स जो होते हैं, जो उनकी पूरी लोकल टीम होती है वहाँ की, हर स्टेडियम की अलग अलग होती है. ये दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड करते हैं कि कब कौन से मैच में किस पिच पे खेलने वाले हैं. राइट. तो ओरिजिनली प्लान था कि इस सेमीफाइनल के लिए एक फ्रेश पिच यूज होगी. वो 6, 7, 8 पिचेस थी, उसमें से मतलब नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 ऐसे करके कुछ ऑल्टरनेटिव चल रहा था. तो शायद नंबर 8 पे होना था इस बार मैच. इससे पहले के जितने मैचेस थे वो 6 और 7 पे हो रखे थे. तो अब ये सेमीफाइनल शिफ्ट कर दिया गया था दोबारा नंबर 6 पे. तो इसके ऊपर अब पूरी फॉरेन मीडिया एंड पाकिस्तानी मीडिया ऑफ कोर्स सब उछल गए. राइट. कि भाई ऐसा कैसे कर रहे हैं, ये तो चीटिंग कर रहे हैं, ये BCCI इज इक्वल टू ICC का ड्रामा शुरू हो गया. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो भी डिस्कशन हुआ है पिच का, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, ये मैच से एक दिन पहले नहीं हुआ है. ये मैच के कुछ दिनों पहले ही डिसाइड हो गया था. ये बात पब्लिक में आई लेट है, इसलिए हम लोगों ने भी ना तुरंत इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी. बिकॉज फैक्ट्स पता होना बहुत जरूरी है बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग. राइट. उससे पहले आप सिर्फ ओपिनियन ही शेयर कर सकते हो, लेकिन एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होने में बहुत फर्क होता है. तो चक्कर क्या था कि ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कुछ दिन पहले ही सेमीफाइनल से, कि हम पिच नंबर 6 पे दोबारा मैच खेलने वाले हैं. अब लोग रो रहे हैं कि फ्रेश पिच पे क्यों नहीं हो रहा मैच. भाई अगर क्यूरेटर और आईसीसी का बंदा वो दोनों इन यूनिजन हैं कि हमें इस विकेट पे खेलना है, मतलब इट इज द फिटेस्ट विकेट फॉर द गेम. यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, यू शुड नॉट बी कॉमेंटिंग ऑन दिस थिंग्स कि ये पिच उतनी फ्रेश नहीं जितनी कोई और होती. तो वहां पे वो स्टेडियम में, अगर आप गए हो स्टेडियम में, अगर आप पिच के बगल में खड़े हो के आपने पिच को छुआ है तो आप कमेंट करो. वरना जिन्होंने करा उनकी बात सुनो. और यहाँ पे से रूमर्स आए थे कि एटकिंसन करके एक बंदा है आईसीसी का जो कि रिस्पॉन्सिबल था, वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है कि क्यों चेंज कर दिया वगैरह वगैरह. सब फालतू की बातें. ही वॉज इन्वॉल्व इन दिस और सब ने मिलकर डिसीजन लिया था. तो जहां तक बात ये है कि ये पिच यूज क्यों करी गई है, भाई जो पिच एक्सपर्ट्स हैं, जो पिच बनाते हैं वहां पे, उन्होंने इसको फिट डीम करा गया था और आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट इसमें था कुछ दिनों से. तो आप कोई नहीं होते क्वेश्चन करने वाले. दूसरी बात ये, लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया में ऐसा क्यों होता है. तो भाई लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी सेम चीज़ होनी चाहिए थी, फ्रेश पिचेस. बट दोनों सेमीफाइनल्स में जो है यूज पिच यूज हुई थी.
पहले से ही जो यूज हो चुकी थी पिच, वही पिच यूज हुई थी। ओके, तब तो किसी ने कोई हल्ला नहीं उठाया। तुम्हें याद है उस टाइम पे किसी ने कुछ ऐसा बोला? नहीं। वही ना, किसी ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि अभी इंडिया में हो रहा है और लोगों को अभी थोड़ी खिलसी हुई है कि इंडिया इतना अच्छा कैसा खेल रही है, तो सब लोग रोना शुरू कर दिए। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? ये क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है इंडिया के अगेंस्ट, और ये क्यों डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं इतना? एक तो आई थिंक जो एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने जो कहा है, जर्नलिस्ट ने कहा है, एंड ऑब्वियसली जो इंग्लिश मीडिया है, जो भी फॉरेन मीडिया है सॉरी, उनकी गलती तो है ही। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट सरप्राइज, आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग ऑल दिस। द प्रॉब्लम इन माई ओपिनियन इज जो इंडियन मीडिया ने भी जो चीज़ हरकत करी है, क्योंकि जो ये गलती हुई है, जो भी ये कॉन्ट्रोवर्सी निकली, आई थिंक ये दोनों साइड से निकली है। कुछ मीडिया पेजेस ने, काफ़ी रेप्यूटेड पेजेस ने भी ये चीज़ निकाली थी, आई थिंक एक दिन पहले की लास्ट डे पे बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट करी आईसीसी से। लास्ट डे वाला जो नोटिस हुआ था, ये झूठ है। और ये बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट करी, ये भी चीज़ भी झूठ है कि बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट करा कि ये पिच चेंज कर देते हैं। भाई आपकी कंट्री में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जस्ट बिकॉज यू वांट टू सेल ऑफ योर न्यूज, आप कुछ भी मत छाप दो। बाकी पता है हमें वैसे भी बाहर से कितना बैकलैश मिल रहा है फालतू का, एंड जो भी रो रहे हैं बाहर के लोग, आप उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी मत बोल दो। मतलब या तो आपको अपनी कंट्री पसंद नहीं है, या तो आप ये चीज रियलाइज नहीं करते कि आपकी इन बकवास के चक्कर में कंट्री का नाम खराब। हाँ एग्जैक्टली। इतनी बढ़िया पॉसिबल विक्ट्री हमारी हो सकती है इस वर्ल्ड कप में, पॉसिबली द मोस्ट डोमिनेटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन एवर, राइट। उसको अगर आप डिस्क्रेडिट कर रहे हो इन चीजों के चक्कर में, इससे ज्यादा शेमफुल और क्या हो सकता है? तो जस्ट फॉर व्यूज एंड क्लिक्स एंड बीइंग द फर्स्ट वन टू पुट आउट द न्यूज, अगर इंडियन मीडिया में भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो भाई शेम ऑन यू ऑल, जो भी ऐसा कर रहे हैं। आई थिंक अपनी कंट्री को ही, मतलब ऐसा भी होता कि या तो इंडिया ने सही में ऐसा करा भी होता, बीसीसीआई ने सही में ऐसा करा भी होता, तो आई कैन गेट व्हाई यू वुड वांट टू डू दिस, कि हाँ भाई जो गलत है उसको कॉल आउट करो। बट फालतू की न्यूज बनाकर उसको सर्कुलेट करना, भाई इससे ज्यादा बेशर्मी की चीज क्या हो सकती है? एग्जैक्टली। बहुत सैड था कि आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट ही ऐसा कर रहे हो। एंड जितने भी फॉरेन मीडिया वाले लोग हैं यार, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मैं भी उनको क्या ही कहूँगा, मेरी कंट्री की मीडिया ऐसा कर रही है, तो मुझे ये भी लगता है। बट ऑल्सो द पॉइंट कि ये जो इतने एक्सपर्ट बने रहते हैं बाहर के लोग, मतलब तुम्हें क्या दो कौड़ी का भी सेंस नहीं है क्या? आई थिंक सुनील का उसका सेड इट राइट, ऑल दोज मोरॉन्स हु थिंक कि सुनील का तो रुला दिया भाई बोल बोल के इनको। जो भी सोचते हैं, जितने भी मोरॉन्स हैं, जो सोचते हैं कि भाई हम लोग पिच के साथ उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं, फालतू में रोना बंद कर दो। बिग स्लैप ऑन द फेसेस ऑफ दोस मोरॉन्स करके बोला उसने कुछ। नहीं तो एक्चुअली में ये पहली बात तो जो इंग्लिश मीडिया आपकी टीम तो है भी नहीं, तो आप तो पहले कटो यहाँ से। और ये पाकिस्तानी वाले तो यू गाइस लुक लाइक सच क्राई बेबीज भाई साहब। वो भी डिस्कस करेंगे, बता भी जो पाकिस्तान ने जो पूरी कंट्रोवर्सी। हाँ, क्योंकि बहुत ही बेवकूफ़ी के कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइम पे, और बहुत ही जेलिसी वाले हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपकी खुद की कंट्री का क्रिकेट इस टाइम पे इतना ज़्यादा नीचे आया हुआ है। जस्ट फोकस ऑन योर क्रिकेट, एंड भाई हम जीत रहे हैं और बहुत डोमिनेटली जीत रहे हैं। वी डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। तो मतलब मेरे को फॉरेन मीडिया से तो आई काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड दिस, बट जब इंडियन मीडिया ने ये चीज़ करी, आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड वेरी सैड एट द सेम टाइम। और नाउ कमिंग, बिकॉज आई होप कि ये जो मिथ था कि भाई पिच चेंज करी गई है और ये सीक्रेटली हुआ है और बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट करा है, आई होप ये जल्दी से आपने सुन के ये मिथ सारे बस्ट हो चुके होंगे, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं था लेजिट। तो ये जो भी लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं उनको चुप कराओ भाई अपने सर्कल में भी, और सही न्यूज़ फैलाओ, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। बट जो द अदर हाफ ऑफ इट, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं, इंडिया की विन को जो उसके ऊपर जो काला धब्बा लगाने की कोशिश करी जा रही है बाय द फॉरेन मीडिया एंड सम पाकिस्तानीज ऑल्सो। वाई आई डोंट इंक्लूड पाकिस्तानीज एंड फॉरेन मीडिया स्पेसिफिकली, बिकॉज एकदम बगल की और सब कॉन्टिनेंट की बात है, एंड इनसे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। राइट। क्योंकि भाई हो तुम्हारा भी वर्ल्ड कप जो है सब कॉन्टिनेंट में ही होता, अगर होता तो ये तुम्हारा भी नाम खराब हो रहा है एक तरीके से। तो इन लोगों ने जो और चीज़ें बोली हैं, अभी लेटेस्ट कमेंट आया कि रोहित शर्मा जब टॉस कर रहा होता है तो जानबूझ के सिक्का दूर उछाल के भेजता है ताकि जो दूसरा कैप्टन है वो देख ना पाए कि हेड्स हुआ है टेल्स हुआ है। राइट। अब तो मैच ऑफिशियल तो है वहां पर उसको भी पैसे खिलाए हुए हैं क्या? राइट। What do you think about this absurd comment? मुझे वही लगता है कि बहुत बेवकूफ़ी का कमेंट्स हैं, एट दिस पॉइंट यू गाइस लुक लाइक सच क्राई बेबीज कि आपने कुछ भी बोल दिया। क्लाउनरी। एंड वेरी ऑनेस्टली आई थिंक इतना सेंस इन लोगों में भी होगा, ये बस इस टाइम पे लोग व्यूज वगैरह के लिए कर रहे हैं। जनरल पब्लिक नहीं बोल रही है। हाँ, right. और ये नॉर्मल मीडिया भी नहीं बोल रही कई बारी में, तो ये तो एक्स क्रिकेटर्स बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। ऐसे लोग क्रिकेट खेलते हैं क्या वहां पर? मतलब आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्टे रेलेवेंट एट दिस पॉइंट। कुछ भी बोल के कहीं ना कहीं से रेलेवेंसी पा लो, कुछ ना कुछ व्यूज मिल जाए तो आप लोग मीडिया में आ जाओगे। मतलब शाउट आउट टू गाइस लाइक वसीम अकरम जो कि थोड़ा सेंस बोलते हैं वहां पर, एंड दे कॉल आउट
दीज क्लाउन्स जो कि कुछ भी बोलने में लगे रहते हैं, वरना अगर ये लोग ना बोलें तो पाकिस्तान के लोग भी उस माइंडसेट के बन जाएंगे ना कि अच्छा हमारे कंट्री के खेले हुए लोग ऐसा बोल रहे हैं तो कुछ तो सच होगा। तो आई अप्रिशिएट गाइज लाइक वसीम अकरम, शोएब मलिक हो गया अपना, इवन शोएब अख्तर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि ये लोग एटलीस्ट लॉजिकली बात तो करते हैं। बट अब जैसे ये वाली बात थी, एक थी कि बॉल ही चेंज कर रही है, इंडिया की स्पेसिफिकली अलग से बॉल आ रही है। वो भी था कि बीच में जब जो भी पिच का इनिंग्स ब्रेक होता है उस टाइम पे वो लोग पिच चेंज कर देते हैं, और भाई पिच कैसे चेंज कर देंगे, तो उसका भी उन्होंने लॉजिक निकाला था। वो किसी ने भूल भुलैया देखी हो अगर, तो उसमें एंड में जब वो भूत को मार रहे होते हैं तो ऐसे पलटते ना रोलर लाके कि दूसरी वो पुतला आ जाता है, वही चेंज हो जाता है। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो यार मतलब ऐसे बेहुदे कमेंट सुन के ये पता है दिस इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट टू इंडिया इन अ वे। हाँ एग्जैक्टली, कि यू आर प्लेइंग सो गुड कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। राइट, काइंड ऑफ व्हाट रोनाल्डो फैंस डिड टू अर्जेंटीना। सही बात है। ये जो रिग्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि वर्ल्ड कप्स रिग हो रहे हैं और ये हो रहा है, आई थिंक सोशल मीडिया के आने के बाद से इट इज जस्ट अ वेंटिंग ग्राउंड फॉर पीपल टू शेयर देयर डिसबिलीफ। अच्छा, मेरे दिमाग में कभी आई भी नहीं थी ये चीज क्रिकेट में भी होगी भाई, मैंने भी नहीं सोचा था क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। हाँ, 2019 वर्ल्ड कप में भी नहीं हुआ था ये, राइट। 2022 का वर्ल्ड कप लास्ट ईयर भी नहीं हुआ था, जो कि जबकि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल तो 19 वाला ही था जो फाइनल हुआ था। एग्जैक्टली। तो तब तक जियो भी आ चुका था। हाँ, तो ऐसा भी नहीं कि इंडिया से कोई कुछ नहीं बोल सकता। द फैक्ट कि इतना ज़्यादा ये रिग्ड वाली बातें चल रही हैं कि बीसीसीआई ने ऑलरेडी पैसे खिला रखे हैं, सबको पहले से ही पता है कि जीतना ही है इंडिया को वगैरह वगैरह। मतलब मैं तो सारे इंडियन क्रिकेट फैन से यही कहूँगा कि टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, राइट, कि आप इतना अच्छा खेल रहे हैं कि लोगों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। एंड बाकी जिसको रोना वो रोता ही रहेगा, होपफुली ट्रॉफी हमारे पास ही आएगी। सो एनी अदर ऐसी एब्सर्ड कमेंट दैट यू कैन रिमेंबर, या फिर पिच का हो चुका है? नहीं, बॉल का हो चुका है, बॉल का हो चुका है। है। एक दो और भी थे जो मुझे याद नहीं आ रहे, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इतने सारे कमेंट्स हो चुके हैं और इतने ज्यादा बेवकूफी वाले हैं कि देयर इज नो पॉइंट इन रिमेंबरिंग एनीथिंग। बट ये पिच वाली चीज, इट वाज नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान बट वर्ल्ड मीडिया ऑल अराउंड, सम एक्स क्रिकेटर्स आर आल्सो सेइंग समथिंग अबाउट इट। तो भाई जब बाकी कंट्रीज करती हैं तब हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि आईसीसी की अप्रूवल था उसमें। तो जब हमारे यहाँ पे हो रहा है और आईसीसी अप्रूव कर रही है तो आप भी कुछ मत बोलिए, अपनी हिपोक्रेसी मत दिखाइए। सिंपल बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, क्योंकि इसी मैच की वजह से वो पिच कंट्रोवर्सी हुई थी, राइट। एंड अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं कि पिच थोड़ी सी ड्राई थी एंड लोग कह रहे थे कि जानबूझ के एक स्लो टर्निंग पिच बना दी गई है जिसकी वजह से इंडिया आराम से जीत जाए। बट अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 800 रन बनते हैं। ये 800 रन तो बनते हैं, और वो स्लो टर्निंग विकेट पिच पे शामी ने 7 विकेट लिए हैं। हाँ, शामी ने 7 विकेट लिए और 400 रन तो इंडिया ने बना दिया। तो भाई चुप हो जाओ, एज सुनील गावस्कर सेड, मतलब मोरॉन्स को चुप हो जाना चाहिए, राइट। बट टॉकिंग अबाउट द टॉस, बिकॉज रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि टॉस मैटर नहीं करता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल कैप्टन ही हैज टू calm down the hype and the panic in the Indian fans, but टॉस मैटर करता था ऑब्वियसली। हाँ, एंड टॉस जो मैंने कहा था हम लोगों ने लास्ट पॉडकास्ट में भी, प्रीव्यू में अपने, कि भगवान इस बार इंडिया के साथ रहा है। रोहित शर्मा हर बड़ी टीम के अगेंस्ट टॉस जीतता आ रहा है। रोहित शर्मा फिर से टॉस जीत गया एंड नो ब्रेनर था कि हमें बैटिंग ही करनी है। दोनों टीम्स ने एक भी चेंज नहीं किया था, वो भी एक्सपेक्टेड ही था। बट नाउ लेट्स कम ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स। जो स्टार्ट दिया फिर से रोहित शर्मा ने, क्रेजी, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी? मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली रोहित शर्मा को, क्योंकि इस मैच में आई थिंक ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप में जैसी हमने बैटिंग देखी है, बारिंग दैट मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान ऑब्वियसली, जहाँ पे तो वो पागल ही हो गया था, बट आई जेन्युइनली थिंक कि उसकी अभी तक की बेस्ट बैटिंग थी इस पूरे वर्ल्ड कप में। लाइक जिस तरीके से उसने टारगेट किया स्टार्टिंग से आते ही, एंड जिस ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट पे भी खेला, कुछ 47 ऑफ जस्ट 29 बॉल्स अल्टीमेटली। तो जिस तरीके का उसने स्टार्ट दिया, दैट टू इन अ सेमीफाइनल, मतलब ये ग्रुप स्टेज में आप करते आ रहे हो, हमने देखा आपको, बट क्या वही चीज़ एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सकते हो अगेंस्ट आपकी सो कॉल्ड बोगी टीम? उसको आपने सेमीफाइनल में वैसे ही पीटा है। आई रिमेंबर वो बोल्ट तो शायद सेकंड ओवर में अराउंड द विकेट्स आ गया था ना, जैसे पहले वाले मैच में। हाँ, वैसे ही आ गया था। तो जिस तरीके से उसने मारा है, एंड आई थिंक ये बहुत ही अजीब चीज़ हो रही है रोहित शर्मा को लेके, क्योंकि आई नो इससे पहले तक, वर्ल्ड कप से पहले तक फैंस एकदम ही नेगेटिव में डिवाइडेड थे, नेगेटिव में ही थे, बट अभी भी डिवीजन दिख रहा है मेरे को फैंस में, क्योंकि भाई मैंने कमेंट्स में इतनी लड़ाई करी है ना लोगों से रोहित शर्मा को डिफेंड करते हुए। एंड द प्रॉब्लम इज, कुछ लोग समझ रहे हैं इस बात को बहुत ऑनेस्टली, एंड कुछ लोग अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे कि
भाई वो खेल ऐसा रहा है कि आउट होगा ही होगा जल्दी, बट द पॉइंट इज कि उसकी इनिंग्स का मतलब ही यही है कि मैं ऐसा स्टार्ट दे दूं इंडियन टीम को कि आने वाले जो बैट्समैन वो अपनी फ्रीडम से अपना टाइम लेके खेल सके। मतलब मैं तो कुछ कंट्रोवर्शियल कहूंगा, तुम श्रेयस अय्यर ले लो, तुम कोहली ले लो, तुम केएल राहुल ले लो, इन सबसे खुद भी पूछना, और मैं अभी भी बता देता हूँ जितनों की 100 आई है ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ रोहित शर्मा, डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ रोहित शर्मा का है। विराट कोहली जिस लिबर्टी के साथ 10 15 20 बॉलें चूसता है ना स्टार्टिंग में कम रन बनाकर, उसके बाद वो लिबर्टी होगी नहीं जिस दिन रोहित शर्मा ने कहा कि मैं आराम से अरे आई थिंक 80% ऑफ द टाइम्स उसकी 50 जो होती है वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से नीचे कम की होती है, वो बाद में एक्सेलरेट करता है विराट कोहली। इवन श्रेयस अय्यर स्टार्टिंग में वर्ल्ड कप के पहली बॉल से मारने जा था तो वो स्ट्रगल कर रहा था। अब जो पिछले 4-5 इनिंग में से रन मार रहे हैं, अब टेम्पलेट निकाल के देख लो, एक्सेप्ट दैट श्रीलंका गेम, हर बार वो ही इज टेकिंग हिज टाइम, राइट। इवन इन द सेमीफाइनल ही टुक हिज टाइम। ये टाइम लेने की लिबर्टी आ कहां से रही है? शुभमन गिल ने भी कह दी है बात, मुझे कुछ करना ही नहीं है पावर प्ले में, मैं अपना टाइम लेता हूँ आराम से। हर किसी के रन्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट रोहित शर्मा का है, राइट। पहले के 10 ओवर में 84 रन्स बनाती है इंडिया और वो आउट हो जाता है। द पॉइंट इज कि जिस स्पीड से वो खेल रहा है, पहले पावर प्ले में टीम्स का टोटल 50 रन नहीं होते, उसके खुद की 50 होने वाली होती है। जिस तरीके से आउट हुआ भी है, केन विलियमसन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया था मेरे ख्याल से वो। एंड बात वही है कि अगर वो आउट हो गया जल्दी तो बाकी लोगों के लिए प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया बहुत अच्छा सा। एंड क्रेडिट टू द अदर बैट्समैन आल्सो कि उसको फिर एक्सटेंड भी कर पाते, उसमें तो क्रेडिट जाएगी। बट पॉइंट वही है ना ऐसा खेलने का कि अगर वो टिक गया बाय चांस तो तुम भाई खत्म ही हो, 20 ओवर में खत्म है मैच। फिर तो तुम भगवान से ये पूजा करो कि 500 रन ना बने, कि 400 तो बन ही रहे, अब भगवान से ये मानो कि भाई प्लीज 500 ना बने, राइट। क्योंकि जिस तरीके से उसने फिर से बैटिंग करी है, वो बोल्ट को जो स्टेप आउट करके कवर से ऊपर से छक्का मारा था। बिकॉज पता क्या, मैंने एक वो ट्वीट पढ़ा था उस टाइम पे कि रोहित शर्मा रन नहीं बना रहा, डर बना रहा है। एक्चुअली पता है ट्रू है कि वो जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था ना कि सेमीफाइनल में हारे थे 2019 में, बहुत ट्रॉमेटिक था, तो वो क्या प्लेयर्स के लिए नहीं होगा? उसने 5 सेंचुरी मारी थी, उसने देखा था अपनी टीम को हारते हुए, उसके लिए नहीं होगी ये चीज इंपॉर्टेंट। अब वो कैप्टन और वो वानखेड़े में खेल रहा है, उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी के ऊपर, राइट। फिर भी अगर वो इतना अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है तो कितना जिगरे की बात है। आई थिंक कोहली, अय्यर सबने 100 मार दी, शमी ने 7 विकेट ले लिए, बट इनफैक्ट ये नासिर हुसैन ने मैच के बाद कहा था, आई एम सो ग्लैड कि किसी ने बोला एक्चुअली कि भाई आई नो विराट कोहली विल टेक द हेडलाइंस राइटफुली, सही डिजर्व करता है, एंड अय्यर विल बी नोन फॉर हिज फ्लैम्बॉयंट इनिंग्स हियर, बट इफ देयर इज वन गाय हु क्रिएटेड द मोस्ट इम्पैक्ट, इट इज रोहित शर्मा, एंड ही शुड गेट ऑल द क्रेडिट एज वेल। एंड उसने पूरी हिस्ट्री बताई थी कि T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कि रोहित शर्मा और डी के साथ में बैठे हुए थे दिनेश कार्तिक, एंड उसने उस टाइम पे जेन्युइनली ये चीज बोली थी कि वी हैव गॉट टू चेंज, वी नीड टू चेंज, एग्जैक्टली। एंड उसके बाद वो नया कल्चर सेट इन करता है टीम के अंदर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑब्वियसली, एंड लेजिट टोटल सेल्फलेसनेस, पूरी चीज वो दिख जाती है भाई खेलते हुए। अभी भी क्या 47 पे जब मारे 29 पे लेता 3 बॉल एक्स्ट्रा और सिंगल लेके 50 मार देता, बट पॉइंट ही वही है उसका खेलने का। एंड वही बात है कि कितनी मेच्योरिटी चाहिए उस चीज के लिए एंड कितनी सेल्फलेसनेस चाहिए एज अ कैप्टन। ट्रू। तो मतलब इसके बारे में हम और बात कर सकते हैं जब इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि आई थिंक जेन्युइन शाउट है मैन ऑफ द टूर्नामेंट के। हाँ राइट। अब तो मंडे को हम लोग पॉडकास्ट निकालेंगे तब पता चल चुका होगा कौन जीत रहा है मैन ऑफ द टूर्नामेंट। राइट नाउ फॉर मी आई थिंक मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो डिजर्व करता है ओवर शामी एंड विराट कोहली, राइट। आई थिंक दे बोथ विल गेट हाईएस्ट स्कोरर एंड हाईएस्ट विकेट टेकर रिस्पेक्टिवली, बट जितना इम्पैक्ट रोहित शर्मा का, आई डोंट थिंक इंडिया को भूल जाओ, पूरे वर्ल्ड कप में किसी भी टीम में किसी प्लेयर का नहीं रहा। तो आई थिंक वो डिजर्व करता है, बिकॉज जो रेवोल्यूशन वो इंडियन क्रिकेट में लेके आ रहा है वाइट बॉल में, ये एग्जैक्टली इसी चीज़ की जरूरत थी हमें 10 साल से। सारे फॉरेन एक्सपोर्ट से तुम पूछ लो, सब कहते थे इंडियन प्लेयर्स पता नहीं क्यों स्टैट्स के लिए खेलते हैं और डर जाते हैं सेमीफाइनल में आके। उस एग्जैक्ट अप्रोच को तोड़ा है रोहित शर्मा ने इस बार सेमीफाइनल में आके, वो चीज़ प्रूव करके दिखाई है। आई थिंक ये बहुत रिवोल्यूशनरी है, और ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप के रिजल्ट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, आने वाले नेक्स्ट डेकेड को इम्पैक्ट करेगा ये। आई थिंक इट डिजर्व्स द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद हम देखते हैं कि विराट कोहली और शुभमन गिल बैटिंग करने के लिए आते हैं एंड रन रेट थोड़ी सी डिप करती है, विच इज वंस अगेन नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपने पहले के 10 ओवर में ही 80 रन बना दिए, तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट। 150 रन हो जाते हैं 20 ओवर में, और गिल जो है ना यहाँ पे रियलाइज करता है कि कोहली थोड़ा सा भी टाइम ले रहा है, तो आई शुड स्टार्ट टेकिंग द रिस्क, राइट। क्रेडिट टू गिल ऑल्सो यार, आई थिंक गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। अल्टीमेटली नॉट आउट रहता है और उसको वो भी हो जाते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो इंजरी भी हो जाती है थोड़ी बहुत।
यहाँ पे मैं जब 30 ओवर कंप्लीट हो जाते हैं ना, तब 214 रन थे और तब भी एक ही विकेट गिरा हुआ था। यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे थोड़ा सा लग रहा था कि हमने एक्सेलरेट क्यों नहीं करा हुआ है। I was also kind of thinking कि विराट कोहली इतना टाइम क्यों ले रहा है। Do you have anything to say on that? आई थिंक विराट कोहली टाइम ले रहा है एंड वी कैन सी एट टाइम्स इट डज फील लाइक कि काफी टाइम ले रहा है विराट कोहली। Because even when he was in his 50s or 60s, तब भी उसके नंबर ऑफ बॉल्स कम से कम 10-15 ज्यादा थी नंबर ऑफ रन से हमेशा। हाँ, वो एंड मैच उसने एकदम राइट accelerate करा। What do you think? मैं तो ये कहूंगा कि टाइम ले रहा है वो, बट लाइक आई काइंड ऑफ थिंक कि वो सेल्फिशनेस वाली पॉइंट नहीं है उसके अंदर। Okay. आई जस्ट थिंक कि वो लाइक ही हैज टू, जैसे रोहित शर्मा वो खेलना ही वैसे टाइप का गेम है। आई थिंक विराट कोहली को भी ही, जो कि उसने बाद में जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, The fact that he is saying that in every press conference, बार clarify कर रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। Don't you think उसके दिमाग में वो बात बैठी हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि उसके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है कि एवरीवन इज प्रोबब्ली थिंकिंग कि मैं सेल्फिश होकर खेल रहा हूँ, एंड विच मे नॉट बी द पॉइंट एक्चुअली में। नहीं तो आई डोंट थिंक ही हैज टू क्लैरिफाई टू एनीबॉडी, अगर नहीं है तो। नहीं है, बट वही बात है ना कि उसके दिमाग में होगी ये चीज कि नहीं भाई सबको लग रहा है, तो भाई तो ही इज टू बिग, ही डज नॉट हैव टू क्लैरिफाई टू एनीवन। यार मतलब हम कहते हैं कि ही इज टू बिग एंड ऑब्वियसली हम यहाँ पे बैठ के कह सकते हैं ही इज टू बिग, बट लाइक हर बंदे का दिमाग इधर उधर तो थोड़ा बहुत तो जाता ही है ना। तो जो भी उसको लोग बोल भी रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज आई थिंक सो जा ही रही होगी। आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग अगर ऐसा दिमाग में उसको सोचना पड़ रहा है, बिकॉज अगर इतने रन मार रहा हो तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है। माई पॉइंट इज, जो तुम कह रहे हो ना, आई थिंक दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन टू व्हाई विराट कोहली इज प्लेइंग द वे ही इज। नहीं, और मुझे रोहित शर्मा को ऐसा बोला हुआ है कि तुम्हें मार कर ही खेलना है, मतलब रोहित शर्मा ने खुद ही बोला हुआ है, एंड विराट कोहली को बोला हुआ है कि तेरे को एंड तक खेलना है। हाँ, 50 तक खेलना ही, 50 ओवर तक खेलना ही खेलना, चाहे तेरे को थोड़ा धीरे क्यों ना खेलना पड़े। इफ देयर इज एनी अदर रीजन व्हाई विराट कोहली इज प्लेइंग द वे ही इज, एंड प्लेइंग का खेल तो बहुत अच्छा रहा है, द इंटेंट, तो आई थिंक वो क्वेश्चनेबल है मेरे लिए तो 100%। कई लोग कहेंगे भाई 100-700 रन मार दिए, कौन कैसे क्वेश्चन कर सकते हो वगैरह वगैरह। भाई थोड़ा समझ जाओ गेम को कैसे दिखाया जाता है, फिर मेरी बात समझोगे तुम। क्योंकि इवन इन दिस प्लेस आई वुड से 30 ओवर में आपका सिर्फ एक विकेट गिरा हुआ है और 200 रन क्रॉस हो चुके हैं, क्या आपको तब भी नहीं मारने का मन कर रहा? नहीं, एंड वो चीज ना थोड़ी दिखी थी, लाइक जैसी उसने 100 मारी थी, आई रिमेंबर 97 के तो उसने सिंगल विकेट लेके मारना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली, जैसी 100 मारी उसके तुरंत बाद उसने स्टेप आउट करके मारने का ट्राई करा था। तो इसका क्या मतलब है? नहीं, आई थिंक कुछ वो, क्योंकि उस टाइम पे एग्जैक्टली उसी टाइम पे कुछ 40 समथिंग ओवर भी हो गए थे एंड लास्ट के 10 या 9 ओवर्स बचे थे भाई, तभी उसने मारना स्टार्ट करा एकदम से। मैं बताता हूँ, आखिरी के जो 10 ओवर थे आपके पास तब भी 6 विकेट बचे हुए थे, ठीक है। इनफैक्ट नहीं, ये मैं कौन सा मैच, हाँ ये अपने ही मैच की बात करूँ। मैं इतने सारे नोट्स बना रखे हैं भाई, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। द पॉइंट इज कि इनफैक्ट नहीं, सॉरी, हाँ मैं उनकी इनिंग्स की बात कर रहा था, मैं वही कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा कि मैं कौन से नोट देख रहा हूँ। 287 फॉर 1 थे हम लोग 40 ओवर्स में, 287 फॉर 1, एक विकेट गिरा, 40 ओवर हो चुके हैं। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई लॉजिक है कि आप 30 ओवर के बाद या 35 ओवर के बाद क्यों नहीं मार सकते थे, आपको 40 के बाद ही क्यों मारना है? ओके, 9 विकेट आप बचा के क्या करोगे? मतलब जो तुम कह रहे हो कि 40 ओवर हो गए, मेरा पॉइंट वही है ना कि जैसे दो चीजें आती हैं यहाँ पे, जैसे एक तो से ऑलरेडी बोला हुआ है ये चीज कि तुम्हें एंड तक खेलना ही खेलना है, बट हाँ जैसे ही लास्ट के 10 ओवर आते हैं ही काइंड ऑफ फील्स की अब मैं मार के खेलता हूँ क्योंकि अब विकेट्स बचे हुए हैं वैसे भी नीचे, तो तब ये मेरा पॉइंट यही है कि मॉडर्न क्रिकेट में आज का जो वाइट बॉल क्रिकेट हो चुका है, स्पेशली ऑन पिचेस लाइक वानखेड़े, वो जो एक बैरियर होता है ना मेंटली, एक बेसिकली गेम का डिवीजन होता है 1 से 10, 10 से 30 या 10 से 40 बीच का पावर प्ले और फिर लास्ट के 10 ओवर, वो लाइंस अब ब्लर होनी शुरू हो चुकी हैं, पॉसिबली वो आखिरी के 10 से आखिरी के 15 ओवर हो चुका है। बिकॉज आपको अगर कंसिस्टेंटली 350 रन मारने, 400 रन मारने हैं, तो आप सिर्फ लास्ट के 10 ओवर पर रिलाई नहीं कर सकते, अनलेस आप लास्ट के 10 ओवर में 140 रन मार रहे हो तो वो बात तो मुझे क्वेश्चनेबल हमेशा लगेगी। मैंने ये आई थिंक मैंने साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी चीज़ बोली थी जब उसने 100 मारी थी। यू कैन नॉट डिनाई दिस, डीप इन हिज हार्ट ही इज प्लेइंग फॉर द 100। ओके, कैन यू डिनाई दैट? मुझे लगता है उसके दिमाग में तो होगी ये चीज़ 100%, राइट, होस मे बी, एंड आई डोंट थिंक कि ही विल लेट दैट सेल्फिश माइलस्टोन ओवरकम what the team needs. He is not that kind of a guy. बट कई बार अनकॉन्शियसली ये चीज़ हो जाती है कि अच्छा ठीक है अभी 1-2 ओवर आराम से खेल लूंगा, 100 हो जाएगी, फिर तो मैं कॉम्पनसेट कर ही दूंगा ना, और फिर आप अगर आप आउट हो गए तो फिर तो 2 ओवर गए। और जो लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं भाई 100 तो मारी है तो चाहे 1-2 ओवर चूस भी ले तो क्या हो गया,
इस मैच के बाद तो तुम कभी जिंदगी में ऐसा मत बोलना, क्योंकि सबकी हालत खराब हो रखी थी जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी, और एक एक रन कितना इंपॉर्टेंट है एंड में पता चल गया था हम लोगों को। तो ये कहना कि 397 की जगह 387 भी होते तो क्या ही फर्क था भाई, वो 10 रन से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा पता है, मुझे लगता है कि इस चीज़ का जवाब विराट कोहली ने खुद दिया था। उसने एग्जैक्टली ये चीज़ बोली थी कि आई एम डूइंग व्हाट द टीम इज टेलिंग मी टू डू, कि मैं एंड में आते आते तक आराम से खेलूँ, मतलब थोड़ा अपना टाइम लेके खेलूँ, बिकॉज ऑब्वियसली एंड में आते लास्ट के 5-7 ओवर में मैं थोड़ी पावर हिटिंग कर सकता हूँ जिसमें आई कैन मेक अप फॉर थिंग्स। तो आई थिंक मतलब आई गेट कि लोग कहेंगे कि वो थोड़ा वो सेल्फिशनेस वाली चीज़ आ रही है, मे बी इज़ प्लेइंग फॉर द सेंचुरी, मे बी इज़ प्लेइंग फॉर द रिकॉर्ड्स, बट आई डू थिंक कि उसको वो चीज़ कम्युनिकेट करी गई है। एंड उसने स्पेसिफिकली ये चीज़ भी बोली थी कि आई एम ऑल राइट विद एनीथिंग, जो भी टीम मुझे बोलेगी मैं उस तरीके से खेलने को रेडी। नहीं तो मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि विराट कोहली खुद अपने मन से ये सब कर रहा है, ऑफ कोर्स टीम ने बोला ही होगा, गेम प्लान ही होगा। इनफैक्ट विराट कोहली ने खुद भी ये चीज़ कही थी कि बहुत क्रेडिट जाता है इस बात में श्रेयस अय्यर को, जिस तरीके से उसने बैटिंग करी है। भाई श्रेयस अय्यर ने जो इनिंग्स खेली है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सेमीफाइनल इनिंग्स ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कप। नहीं, सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी थी पूरे टीम से मिला के वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। 60 समथिंग बॉल्स में मार दी थी भाई। तो भाई मतलब नहीं, वैसे भी विराट कोहली ने 100 मारी, बहुत अच्छी थी, बट it would not have looked that good if Shreyas Iyer was not at the other end, because विराट कोहली के पास जो लग्जरी थी टाइम लेने की, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय रोहित शर्मा एंड देन कैरिड फॉरवर्ड बाय श्रेयस अय्यर। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने मारा दूसरी साइड से कि भाई विराट कोहली तो तेरे को डॉट बॉल करनी में तू टेंशन मत ले, मैं छक्का मार दूंगा ओवर में, आराम से रन हम लोग कॉम्पनसेट कर लेंगे। तो बात अब वही है कि देखो ओवरऑल तो 400 रन हमने बना ही दिए, तो इन द एंड यू वोंट क्वेश्चन एनीबडी फॉर देयर इंटेंट। पॉइंट यहाँ पे पता है क्या है, नाउ यू आर एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज, क्योंकि हमने ये बस जो थी ना वाइट बॉल क्रिकेट में एक बार ऑलरेडी मिस कर दी थी 2019 में, कि हमें अग्रेसिव क्रिकेट खेलना है। रोहित शर्मा अब लेके आया ये चीज़। जो नेक्स्ट बस होगी ना वो यही होगी अब ओडीआईज में स्पेसिफिकली। अभी क्या कि एक एंड से एंकर, एक एंड से एक अग्रेसिव क्रिकेटर है, तो ओवरऑल मिला के ऐसे आप मतलब बैलेंस्ड अप्रोच है। हाँ, बैलेंस्ड अप्रोच है, और उसके चक्कर में एंड रिजल्ट आपको अच्छा दिखेगा तो आपकी कमियां खल जाएंगी। अब क्या है ना, 50 ओवर का गेम, इट इज मोर लाइक 2 T20s एंड 1 10 ओवर T10, ऐसा अप्रोच बन रहा है। तो इन दैट सेंस यू वुड नीड प्लेयर्स जो कि दोनों एंड से चला रहे हैं थोड़ा बहुत। विराट कोहली कैन इजीली अडैप्ट टू इट। Guys like Babar Azam will struggle. Even Steve Smith will struggle. तो and Babar Azam is still in his 20s, if I'm not wrong. Steve Smith का तो करियर खत्म हो रहा है। तो Babar Azam will have a very tough time going forward. But Virat Kohli भी, because he's 35 and of course the legend of the game, does not really need to do this. But India must prepare for this as well. कि आने वाले टाइम पे दोनों एंड से रन चलाने वाले बैट्समैन चाहिए होंगे हमें। ये नहीं कि एक एंड से एक बंदा आराम से खेल रहा है, एक एंड से ओवरली एग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक प्रेशर डाल देता है दूसरे बंदे पे भी कि अब हमें हर ओवर में एक छक्का तो चाहिए ही चाहिए। वो श्रेयस अय्यर फॉर्म में है तो पुल ऑफ कर पा रहा है। मान लो यार अगर उस टाइम पे आउट हो जाता तो दोनों एंड से फिर बंदे आराम से खेलते, फिर ये 350 रन भी बनते शायद मेरे ख्याल से। राइट। और तब तो गेम फंस गया था। हाँ। सो वो एक चीज़ है जो कि शायद अभी काम कर जाए, बट आने वाले 4 साल में जब अगला वर्ल्ड कप होगा तब मुश्किल होगी हमें। सो मे बी नाउ वी कैन स्टिल डू अवे विद इट, बट after this World Cup, we have to start looking towards that as well. So I hope कि that point is made. We kind of see this when Gill and Rohit are batting. Gill आराम से खेल रहा होता है, but by the end of the 10th ओवर उसकी स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर ही होती है हमेशा। दोनों बैट्समैन की 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि 10 ओवर में 80-90 रन बन रहे हैं। राइट। तो वो चीज़ तब नहीं हो सकती जब दूसरा एग्जाम्पल जो मैं दे रहा था। आई थिंक ये हमें देखना पड़ेगा। ओके। बट एनीथिंग एल्स ऑन विराट कोहली 100 एंड श्रेयस अय्यर, क्योंकि काफी मैजिकल भी था ये। आई थिंक वो विराट कोहली वाला तो एक्चुअली में जब वो सेंचुरी कंप्लीट करता है फिर वो आके एकदम से नीचे बैठता है, लाइक ही वाज वेरी हैप्पी दैट ही ब्रोक द रिकॉर्ड। 49 सेंचुरी पे इतना सेलिब्रेशन नहीं था। हाँ राइट। और फिर अल्टीमेटली फिर वो उतार के वो ऐसे बाउ डाउन करता है सचिन को। वो बेकम भी आया हुआ था भाई मैच में, आज जय शाह के साइड में बैठा हुआ था। बट हाँ भाई वो भी काफी स्पेशल मोमेंट था एंड वेरी इमोशनल मोमेंट आई थिंक फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस, क्योंकि वानखेड़े पे ही 2011 में वर्ल्ड कप फाइनल में बेसिकली दैट मोमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द टाइम जब वो मेंटल पास कर रहा था। वो दिखाते ना वो सचिन जा रहे हैं और विराट कोहली आ रहा है, एंड उसी स्टेडियम पे। एंड ऑल्सो जो सचिन की लास्ट इनिंग्स थी जो कि वानखेड़े पे खेली थी उसने, वो टेस्ट वाली जो थी वो 15 नवंबर को थी, एंड ये जो ये 15 नवंबर को आई अभी। तो उसी एग्जैक्टली 10 साल बाद वहीं पे रिकॉर्ड तोड़ता है, फिर वो बाउ डाउन करता है। आई थिंक वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मतलब। और भाई मतलब हाँ, वो हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे थे
That is the critical aspect of the innings, but that does not take away anything from the beauty that he displayed. Obviously, क्योंकि right. कितने टाइम से क्वेश्चन था विराट कोहली के ऊपर कि सेमीफाइनल में रन नहीं मार रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सब कुछ चुप कर दिया भाई. और आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ODI 100 उसके करियर की. हाँ राइट, डेफिनेटली. पॉसिबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट, या फिर शायद टॉप 2 टॉप 3 में तो होगी फॉर श्योर. ओके. आई कांट रिमेंबर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ODI सेंचुरी उसकी कौन सी थी. तो मतलब हैट्स ऑफ टू हिम भाई, 50th ODI 100 मार चुका. क्रेजी. एंड क्या लगता है कितनी और मारेगा? आई थिंक वो सीन है ना, अब थोड़ा अब डिपेंड्स कि आगे उसका करियर कैसे पैन आउट होने वाला है. जैसे अभी हमने देखा कि T20 उसने इस साल कम खेले बिकॉज ODI वर्ल्ड कप था. नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप है तो मे बी ODIs कम खेले. एंड T20s में सेंचुरी मारना इज वेरी डिफिकल्ट ईदर वे. तो मुझे लगता है कि अब पेस थोड़ी कम होगी, बट मतलब यार एक तो 80 सेंचुरीज हो चुकी है, 20 पीछे इस टाइम पे, 34 का है, 35 हो चुका है. अच्छा हाँ 35 हो चुका है. बट 4 साल में ही कैन इजीली डू 4 साल भाई. हाँ एक्चुअली में अगर 5 सेंचुरी भी पर हाँ साल प्रोवाइडेड कि ही मेंटेन्स दिस फॉर्म, बिकॉज़ इस साल पता है ही हैज द मोस्ट इंटरनेशनल 100s. हाँ राइट. और 3 साल से 100 नहीं थी उसकी. नहीं, मोस्ट 100s और आई थिंक रन्स में भी थोड़ा सा ही पीछे है गिल से. एंड गिल हैज प्लेड सम आई थिंक कुछ 8-9 इनिंग्स ज़्यादा खेली हैं विराट कोहली से. अच्छा. तो आई थिंक 2023 में तो बाय फार ही हैज़ बीन द बेस्ट इंटरनेशनल प्लेयर विराट कोहली. बट हाँ अगर वो मेंटेन नहीं भी कर पाता तो आई थिंक बहुत ही क्लोज आ जाएगा सचिन तेंदुलकर के, विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट. 90 100s में तो आना चाहिए उसको, 90s में तो आना 90s में तो आई थिंक 90s में तो आ जाएगा. एंड बस वही लगता है कि अगर वो 2 साल या 3 साल नहीं हुए होते, हाँ भाई व्हाट इफ, तो हो गया होता. हाँ एक्चुअली तो पक्का हो गया. एग्जैक्टली. अगर वो 3 साल में उसकी हर साल 3 सेंचुरीज भी आती तो 89 तो ऑलरेडी हो गया होता. राइट. फिर 11 ही तो और रहती. 11 तो 2 साल में भी मारता. सही में एक्चुअली में. बट दैट इज व्हाट डेस्टिनी इज. हाँ राइट. बट नहीं भाई, लेकिन अगर ये वर्ल्ड कप जीतती है इंडिया, आई थिंक ही हैज अ जेन्युइन शॉट फॉर बीइंग द ग्रेटेस्ट ODI बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम. उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. बट श्रेयस अय्यर की भी जल्दी से बात कर लेते हैं, बिकॉज आखिरी के 10 ओवर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 110 रन कुछ बनते हैं. हाँ. और मैं थोड़ा सरप्राइज था कि KL राहुल को स्काई से ऊपर भेज दिया, बट ही ऑल्सो जस्टिफाइड हिज रोल वेरी क्लियरली. आई थिंक नेदरलैंड्स के अगेंस्ट जैसा खेला था उसने, पावर हिटिंग जैसी करी थी. फास्टेस्ट 100 वर्ल्ड कप 100 बाय एन इंडियन एवर मार दिया उसने. आई थिंक मैनेजमेंट ने उसको ट्रस्ट दिखाया कि भाई तू पावर हिटिंग भी कर सकता है, तो तू जा खेलने के लिए. एंड उसने पूरी पावर हिटिंग करी भाई. राइट. कुछ 19-20 बॉल पे 39 कुछ रन मारे. ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट से खेला. एग्जैक्टली. एंड श्रेयस अय्यर ने भी जो सपोर्ट करा उसको, भाई श्रेयस अय्यर ने शायद 8-9 छक्के मारे हैं, मोस्ट बाय एन इंडियन इन अ वर्ल्ड कप इनिंग्स. ओके. और जो उसने खड़े खड़े स्पिनर्स को सीधे छक्के मारे हैं ना, लंबे लंबे, दैट इज द ट्रेडमार्क ऑफ श्रेयस अय्यर भाई. वो मैंने किसी और बैट्समैन में नहीं दिखी. आई थिंक वो अय्यर अपॉलॉजी फॉर्म तो हमने फिल कर दिया है. जिन लोग तुमने भी जिन ने डाउट करा था, सब अय्यर अपॉलॉजी फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि आई थिंक वो वही स्टार्टिंग के 3-4 इनिंग्स, एंड आई थिंक वो थोड़ा डिजर्व्ड भी था क्योंकि जिस तरीके से इनिंग्स पैन आउट हो रही थी उसकी, थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल लग रहा था देखने में. बट वही बात है कि जो लास्ट की 4 इनिंग्स जैसे 4 मैचेस खेले जिसमें 250s आई है, 200 आई है, भाई क्रेजी खेला है वो एक्चुअली में. ये 200 तो नेक्स्ट लेवल की आई है इस टाइम पे. एंड इवन दैट साउथ अफ्रीका इनिंग्स वाज वेरी गुड. आई थिंक वहां पे थोड़ा वो सेल्फलेस हो गया था दोबारा. हाँ. एंड विराट कोहली गॉट द बेनिफिट ऑफ इट. राइट. बट दैट्स हाउ द टीम डायनामिक्स आर. राइट. श्रेयस अय्यर also now has 500 runs, more than 500 runs. और ये वर्ल्ड कप्स की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक टीम से 3 प्लेयर के 500 से ऊपर रन. रोहित शर्मा, कोहली एंड अय्यर के. ऑल्सो आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम इंडिया के किसी नंबर 4 बैट्समैन ने 500 रन मारे थे किसी वर्ल्ड कप में. राइट. 2011 में युवराज सिंह के भी 500 रन नहीं थे, 460 कुछ थे शायद, और विकेट्स थे ऑफ कोर्स. तो नंबर 4 का जो हमारे डाउट थे 2015 वर्ल्ड कप, 2019 वर्ल्ड कप, इस बार हमें इतना अच्छा मिल गया कि 500 रन तो कभी थे ही नहीं भाई किसी के. सो दैट कुड बी वन मेजर रीजन जो कि बहुत अंडररेटेड जाएगा, बिकॉज रोहित शर्मा, कोहली, अपना शामी, ये सब लाइमलाइट ले जाएंगे. बट ये मिडिल ऑर्डर में जो स्टेबिलिटी आई है ना अय्यर के, उसके चक्कर में, स्पेशली इन द गेम्स दैट मैटर्ड, आखिरी के 4 गेम, hats off to his consistency also. Right. Deserves all the praise and all the apologies from all of us who doubted him. But एक बहुत ही तगड़ा टारगेट था 397 का, and logically, and which also turned out to be true, it was never going to be a chaseable target for him. In a semi-final, you want to bat first and put so many runs कि वो कभी आप chase ही ना कर पाओ.
क्या पिच ऐसी हो गई थी कि चेस ना कर पाओ अब 400 रन? ऑफ कोर्स नॉट, पिच बढ़िया थी एकदम, ड्यू भी आ गई थी थोड़ी बहुत, बट वो मेंटल प्रेशर इतना होता है ना जब आपके पास सर के ऊपर वो 400 का टारगेट हो कि आपको हर ओवर में 8-9 रन मारने ही मारने, और विकेट आप लूज करते जा रहे हो अगर ऑन द वे, तो प्रेशर और बढ़ता जाएगा। जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हो तब आपके पास सामने एक टारगेट नहीं होता, तो आप फ्रीली बैट कर सकते हो। आई थिंक वही चीज़ अल्टीमेटली बहुत हेल्प करी इंडिया को, बिकॉज पहले के 5 ओवर तो इनफैक्ट अच्छे थे न्यूजीलैंड के, उसके बाद वो शमी आता है पहली बॉल पे विकेट, राइट, पहली बॉल पे विकेट लेता है, एंड फिर एक और विकेट आ जाता है, एंड स्टार्टिंग के 10 ओवर में एकदम से बहुत अच्छा लगने लग जाता है टोटल इंडिया के लिए। 2 विकेट गिर जाते हैं, आई थिंक कुछ 30-40 रन ही थे उनके। एक तो भाई चलो थोड़ा सा उसके बाद और बात करते हैं, बिकॉज देन वी सी कि विलियमसन और अपना डैरल मिचेल वो एक पार्टनरशिप बनाते हैं, और तब डर लगना शुरू हो गया था भाई थोड़ा, राइट। आई थिंक कुछ 30 ओवर कुछ हो चुके थे और तब तक से 2 ही विकेट गिरे हुए थे। इफ आई लुक एट द ब्रेक डाउन, पहले के 10 ओवर में से 46 रन थे, बट जब तक 20 ओवर खत्म हुए तब तक 124 रन बन चुके थे, मतलब 70-80 रन आ गए थे अगले के 10 ओवर में, और उसके बाद 199 रन बन चुके थे 30 ओवर में, सिर्फ 2 ही विकेट गिरे थे, राइट। और मतलब यहाँ पे जो बैटिंग विलियमसन और डैरल मिचेल ने करी है बहुत रिस्पॉन्सिबल लगा मुझे लगता है बहुत क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, क्योंकि पॉसिबली विलियमसन का भी लास्ट वर्ल्ड कप मैच था, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था। द पॉइंट इज यहाँ पे इंडिया की फील्डिंग खराब होती हमें दिखी, एंड ये अगले के 10 ओवर में भी दिखा था हमें होते। रोहित शर्मा ने भी कहा था कि इससे पहले हमारे ऑलमोस्ट हर मैच में अच्छी फील्डिंग गई है, तो इट हैड टू कम वन डे, आई एम हैप्पी कि अभी आ गए और हम फिर भी जीत गए। लॉ ऑफ एवरेजेस बेसिकली। और वो एक शमी ने कैच छोड़ा था बुमराह की बॉल पे, बट उसके बाद ही फिर शमी बॉलिंग करने के लिए आता है, राइट, ही गेट्स विलियमसन, और फिर उसके बाद ही वो टॉम लेदम को भी आउट कर देता है और एकदम से 4 विकेट गिर जाते हैं। तो वो जो पिछले 20 ओवर का जो पूरा प्रेशर बनाया था न्यूजीलैंड ने, वो एकदम से 1 ओवर के अंदर फिर से शमी ने तोड़ दिया, एंड वी थॉट कि अब यहाँ से गेम खत्म होने वाला है, बट देन अगेन ग्लेन फिलिप्स और डैरल मिचेल ने रीबिल्ड करना शुरू करा। ग्लेन फिलिप्स ने आउट ऑफ नोवेयर को 40-45 रन मार दिए भाई, बहुत जल्दी, और डैरल मिचेल ने आई थिंक 130 कुछ मारे अल्टीमेटली। डैरल मिचेल की जो 100 थी उसके बारे में तुम क्या कहोगे? इट इज वन ऑफ द बेस्ट 100s टू कम आउट इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल फॉर आई थिंक आई है पक्का डेफिनेटली, एंड इट इज क्रेजी क्योंकि इंडिया अगेंस्ट कितने सारे बैट्समैन ऑलमोस्ट सब कोलैप्स करे अगेंस्ट द बॉलिंग लाइन ऑफ इंडिया, एंड डैरल मिचेल इज दैट ओनली गाय जिसने 2 मैचेस खेले इंडिया अगेंस्ट, दोनों में 100 बनाई है, ऑलमोस्ट कुछ 260 समथिंग रन बनाए उसने टोटल में, विच इज मोर देन साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका कॉम्बाइंड जिन्होंने हमारे अगेंस्ट बनाए थे। तो आई थिंक कि लाइक ऑब्वियसली क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू हिम, एंड आई थिंक ये दोनों इनिंग्स जो कि हमने दोनों मैचेस खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बहुत सिमिलर इस टर्म्स में थे कि हमने 2 विकेट गिरा दी थे, और उसके बाद जैसे उस मैच में रचिन रविंद्र और डैरल मिचेल थे, इस मैच में केन विलियमसन और डैरल मिचेल थे, जिनने फिर कंटिन्यू करा बिल्ड करना है, थोड़े टाइम तक टिके रहे, थोड़ा बैलेंस करा शिप को। बट हाँ यार बहुत अच्छी इनिंग्स खेली उसने अल्टीमेटली, एंड यहीं पे मुझे लगता है कि वो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन अफगानिस्तान बॉलिंग लाइनअप एंड इंडियन बॉलिंग लाइनअप। जब हमें पता था कि डैरल मिचेल एक साइड से आउट नहीं हो पा रहा है, हम लोग दूसरी साइड से विकेट लिए जा रहे थे। ट्रू, ये काइंड ऑफ इनएक्सपीरियंस हमें अफगानिस्तान से दिखा था अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल, दूसरी साइड से विकेट ही ले पा रहे थे। और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही शमी ने गेट्स ओपन करे, एक और पार्टनरशिप बनी, बट फिर इस बार बुमराह और कुलदीप यादव ने विकेट्स लिए, एंड जडेजा ने वो जो दोनों कैचेस पकड़े थे, राइट, जो स्पेशली जो पहला कैच था भाई बाउंड्री के करके पकड़ा था, वो सिर्फ जडेजा ही पकड़ सकता था, राइट, एंड जडेजा को वो फील्डर ऑफ द गेम अवार्ड भी मिला उसको, राइटफुली आई थिंक। बट जो कैच उसने पकड़े भाई, आई थिंक उस प्रेशर में उस लेवल का कैच पकड़ना, इट इज नॉट एन ईजी जॉब, एंड थैंक गॉड दैट वी हैव गाइज लाइक जडेजा ऑन द फील्ड, जो कि इतने ज़्यादा रिलैक्स और इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। कुलदीप यादव के लिए भी मैं कहूँगा, आई थिंक ही हैड अ ब्रिलियंट गेम। हाँ, एग्जैक्टली। इनिशियली विकेट्स नहीं मिल रहे थे, बट डिड नॉट गो फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, एंड जिस तरीके से कम बैक करा है व्हेन वी नीडेड विकेट्स, वो बहुत कमेंडेबल था। तो उसकी परफॉर्मेंस ही बहुत क्रूशियल थी आई थिंक इंडिया के जीतने के लिए। जडेजा ऑन दी अदर हैंड बॉलिंग के साथ थोड़ा सा आई थिंक 63 रन कुछ खाए थे उसने, एंड विकेट शायद नहीं लिया था, तो बॉलिंग वाइज लोगों को शायद बहुत अच्छा नहीं लगेगा, बट वन सेकंड फील्डिंग से उसने जिस तरह न्यूट्रलाइज कर दिया ना, कॉम्पनसेट करा है, वो अनपैरेलल्ड था भाई, मतलब ऐसा फील्डर होना है इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। एंड फिर जो बचे हुए 3-4 विकेट थे वो तो हमारे शामी साहब ने ले लिए, और अल्टीमेटली ऑन पेपर हम 70 रन से जीते हैं, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट फॉर न्यूजीलैंड ऑन पेपर,
बट इन रियलिटी गेम बहुत फंसा हुआ था. दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट भाई. ऑन पेपर आप ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दिखा सकते हो, लेकिन टू ब्रैग अबाउट इट मच मोर ह्यूमिलिएटिंग देन व्हाट वी सफर्ड इन 2019 जहाँ पे बहुत क्लोज गेम हुआ था. ऑब्वियसली. तो last topic of this segment would be Mohammad Shami's 7 wickets. What do you think about that? आई थिंक डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच मिला उसे अल्टीमेटली. एंड इट इज़ क्रेजी कि किस लेवल का इम्पैक्ट ला रहा है शामी इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम में. क्योंकि एक टाइम पे मतलब हु कैन थिंक कि एक टाइम पे शामी खेल ही नहीं रहा था हमारे लिए, फर्स्ट टीम में आ नहीं पा रहा था. एंड वो भी हार्दिक पांड्या की इंजरी भी. ऑल्दो आई डू समटाइम्स मिस दैट सिक्स्थ बॉलर की एक प्रेजेंस होती तो थोड़ा कंफर्टेबल लगते. बट हाँ, एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी क्योंकि शामी आता है उसकी जगह. एंड शामी हैज़ परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन दिस वर्ल्ड कप. हाईएस्ट विकेट टेकर इस टाइम पे बन चुका है. मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 2-3 विकेट आगे है एडन जैम्पा से, तो मोस्ट प्रोबेबली हाईएस्ट विकेट टेकर ही बनेगा वर्ल्ड कप में एंड में आते आते. एंड मोस्ट विकेट्स इन अ सिंगल वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्क का है शायद 27 विकेट का. तो 5 विकेट अगर ले लेगा अगले मैच में तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ देगा. एंड सरप्राइज थिंग इज कि हम लोग अगर लेगा भी तो सरप्राइज नहीं होगा कोई. हाँ. क्योंकि नॉर्मल बन चुका है इस टाइम पे. 3-5 विकेट ऑल्सो ले लिए और 4 लिए थे. इट्स लाइक 3 सेंचुरीज भाई. एग्जैक्टली. तो हाँ यार, मतलब शमी की तो जितनी तारीफ करो उतना कम है. एंड अभी हम लोग फाइनल का भी प्रीव्यू डिस्कस करेंगे तो उसकी सिग्निफिकेंस हमें समझ में आएगी. अनरियल परफॉर्मेंस यार. मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी आपको ब्रेक थ्रू चाहिए था ना, तो ही वॉज द फर्स्ट गाय टू ब्रिंग दोज ब्रेक थ्रूज. एंड मतलब क्या ही कहें भाई, उसकी बारे तो कोई कुछ कहीं अनरियल परफॉर्मेंस. एग्जैक्टली. मतलब 100% डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच. इससे ज़्यादा आई थिंक बिकॉज बैट्समैन ज़्यादा लाइमलाइट ले जाते हैं, बट सबसे जो ड्रीमी कैंपेन रहा है ना किसी का, वो शामी का. डेफिनेटली. हाँ, मतलब यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, बट इवन अय्यर यू कुड आर्ग्यू कि उसका भी बहुत ड्रीमी कैंपेन रहा है जिस तरीके से इंजरी से आया वापस. बट शमी का भी भाई मतलब इट हैज टू बी राइट अप देयर एंड पॉसिबली वन मेजर कंटेंडर फॉर मैन ऑफ द टूर्नामेंट आल्सो. हाँ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेमीफाइनल क्विकली, और फिर हम लोग फाइनल की बातें करेंगे. बिकॉज ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया, उसकी परफॉर्मेंस को हम थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हैं इस मैच से. तो पहली बात तो साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है और बैटिंग करती है. थोड़ी बारिश का सीन भी था यहाँ पर, बट आई थिंक बैटिंग करने का डिसीजन आई कैन अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज विकेट स्लो थी एंड साउथ अफ्रीका सिर्फ बैटिंग करके ही चल पाती है पहले. एक जो मुझे बहुत ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ लगी, बबूमा कहता है आई एम नॉट 100% फिट. हाँ. तो भाई तुम खेल क्यों रहे हो. एग्जैक्टली. और अगर तुम खेलो तो तुम ये चीज़ बोल क्यों रहे हो? सिंपैथी लेने के लिए बोल रहे हो? ये अपनी, तुम्हें पता है कि तुम गंदा परफॉर्म करोगे, तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा से कि भाई मैं तबीयत खराब है इसलिए नहीं खेल पा रहा हूँ. कोई ज़रूरत नहीं थी ये चीज़ बोलने की. आई थिंक टॉस में ही itself you sent out a very wrong example for everybody in the dressing room. Should not have done that. I also think he does not deserve to start in definitely in this World Cup. Apparently management ने साउथ अफ्रीका की जस्टिफाई किया था प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कि बबूमा का पूरे साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, बस इस वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं चल रहा है. द पॉइंट इज, एक तो ना ये एक डिलेमा हो जाता है क्योंकि अगर आपका टीम का कोई कैप्टन है ना, जैसे मान लो रोहित शर्मा है, उसका पूरे वर्ल्ड कप में फॉर्म अच्छा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल धोनी था, धोनी का 2011 में बहुत रन थोड़ी थे बिफोर द फाइनल्स, बट डिड दैट मीन कि वो ऊपर प्रमोट नहीं करेगा अपने आप को युवराज सिंह के ऊपर? फाइनल में करा ना उसने प्रमोट और रन भी मारे. तो या तो आप उस लेवल का रिस्पेक्ट कमांड करो ड्रेसिंग रूम में और उस लेवल के लेजेंड आप हो. मैं आई डोंट वांट टू गेट बिलो द बेल्ट, बट जो कोटा वाला सिस्टम है ना, आई थिंक मोस्ट लाइकली बबूमा उसी की वजह से खेलता. हाँ, राइट. एंड इट इज डूइंग नो गुड टू साउथ अफ्रीका. मुझे याद है ये हर्षा भोगले ने चीज़ बोली थी 2015 में जब डिविलियर्स वगैरह रो रहे थे ना, जब सेमीफाइनल हारे थे. मुझे भी ये याद नहीं थी क्योंकि 8 साल पहले की बात है. उसने वो चीज़ मैंने भी रिसेंटली सुनी थी. हर्षा भोगले कहता है कि उस टाइम पे ये लोग हारे क्यों थे, बहुत बड़ा रीज़न क्या था उसका. ऑफकोर्स न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला. मैच से पहले किसी एक ब्लैक प्लेयर को कुछ वो हो गया था, इलनेस हुई थी, इंजरी हुई थी. उसके चक्कर में हमें वर्नोन फिलैंडर को खिलाना पड़ा था जो कि उस टाइम पे एक बॉलर था. और उसके चलते हुए कोई एक अपना पता नहीं कौन था, वो पूरी टीम को रीएडजस्ट करना पड़ गया था ना उसके लिए. एक बहुत अच्छा आई थिंक वो अश्विन वाले के साथ बोला था ना, ये अश्विन वाले के साथ था. मैंने एक रील देखी थी. तो कोई एक मेन बॉलर था उस टाइम में, मुझे नाम याद नहीं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा. शायद मॉर्कल था, पता नहीं कौन था, मे नॉट मॉर्कल में भी. उसको बाहर बैठना पड़ गया था. एंड ही सेड it did no good to Vernon Philander, it did no good to the guy who had to be substituted, it did no good to De Villiers and South Africa. हर किसी का लॉस था. वर्नोन फिलैंडर को सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला लेकिन दैट रूइंड हिज करियर. राइट.
डिविलियर्स वाज इन भाई अल्टीमेट पेन, हम जानते हैं। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका का वो बेस्ट चांस था वर्ल्ड कप जीतने। डेफिनेटली। तो ये जो कोटा सिस्टम है ना, अगर ये मेरिट को ओवरटेक कर रहा है ना, तो इट इज वेरी सैड। एंड आई होप कि इसके कोई जेन्युइन बेनिफिट्स साउथ अफ्रीका को ग्राउंड लेवल पे दिख रहे होंगे, इसीलिए लोग इस चीज के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर वो चीज नहीं हो रही तो भाई प्लीज डू अवे विद इट। देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग रेशियल कोटा एट द कॉस्ट ऑफ नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप। कोई मोर डिजर्व्ड प्लेयर है तो उसको रखो भाई। एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर क्योंकि मार्करम इज अ वेरी गुड कैप्टन भाई, सनराइजर्स का भी कैप्टन रहता है, एंड बवुमा के एब्सेंस में ही डिड रियली वेल एज अ कैप्टन। एंड ऑन्ड्रीक्स जो इनका ओपनर था, ही हैज आल्सो डन गुड। तो आइडियली इवन एज अ कैप्टन and as a batsman he has done no good to justify his position. Dhoni as a captain was still top class as a wicket keeper also. He is not even a wicket keeper, Bavuma. I think एक तो और फिट भी नहीं है भाई, तो क्यों खेल रहा है? I think वो बहुत एक तरह वो फंस गई थी मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि आप अपने कैप्टन को ऐसे हटा भी तो नहीं सकते ना, वो मैसेज भी तो सही नहीं भेजता ना मीडिया को। तो आई थिंक वहां पे एक तो इन लोग ने अपने आप को चाकू घोंप दिया अपने दिल के अंदर। फिर आती है इनकी बैटिंग। अब पहले के 10 ओवर में सिर्फ 18 रन बनते हैं। द वर्स्ट पावर प्ले स्कोर फॉर एनी टीम इन दिस वर्ल्ड कप, वो भी साउथ अफ्रीका से जिनके हाईएस्ट स्कोर्स रहे इस वर्ल्ड कप में। और 24 for 4 हो चुके थे लोग एक टाइम पे। इससे बुरी स्टार्ट नहीं हो सकती। और बवुमा यहाँ पे क्या जस्टिफिकेशन देता कि भाई ऑफ कोर्स इसमें कंडीशंस का भी हाथ था, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे। कंडीशंस का कोई हाथ नहीं था भाई, तुम्हारे स्किल सेट में प्रॉब्लम थी। डिकॉक जिस तरीके से आउट हुआ उसमें कोई कंडीशंस का हाथ था क्या? टिल्ला मार के जो आउट हुआ है। बवुमा जिस तरीके से आधे हाफ अटेड होकर बॉल चेस कर रहा है आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसमें कोई उसका स्किल सेट का कोई था, कंडीशन था, सॉरी बॉलर्स के स्किल्स का कोई हाथ था या फिर कंडीशन का कोई हाथ था? तुम्हारे स्किल सेट में प्रॉब्लम थी। आई थिंक साउथ अफ्रीका का एक जो मेजर गेम प्लान रहा है जो हमने डिस्कस करा, वो क्या है कि पहले के जो इनके टॉप 3 के जो बैट्समैन है एसेंशियली मार्करम से पहले के, दे हैव टू सर्वाइव एंड टेक द गेम एज डीप एज पॉसिबल। 30 ओवर तक तुम सर्वाइव कर जाओ। आखिर के 20 ओवर में मार्करम, मिलर, अपना क्लासेन, यानसेन, ये सब पिटाई करा के रुला देंगे कि आखिर के 20 ओवर में इन्होंने 250 रन मार दिए। अगर तुम्हारे पहले के ही वो विकेट खत्म हो गए, जो कि हमने इंडिया के अगेंस्ट भी देखा था कि पहले के पावर प्ले में 2-3 विकेट गिर गए, अब इनकी टीम खत्म। क्योंकि इनके जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है ना, इनसे अगर कह दिया जाए कि आपको पूरी इनिंग खेलनी है तो इनकी बस की नहीं खेल सकते, राइट? नहीं खेल सकते। क्लासेन भी अल्टीमेटली जब आउट हुआ, अच्छा खेलते आउट हुआ, लेकिन उसके स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100 थी। एग्जैक्टली। तो ये जब 4 विकेट गिरते हैं, हम देखते हैं कि मिलर और क्लासेन थोड़ा रिबिल्ड करने का ट्राई करते हैं एंड बहुत अच्छा खेल रहे थे। 24 for 4 से लेके ये लोग 30 ओवर में 100 के ऊपर निकल गए थे और 4 विकेट थे इनके। ऑल्दो 30 ओवर में सिर्फ 100 रन बोल सकते हो आप, बट पिच मुश्किल थी, पिच स्पिन फ्रेंडली थी। यहाँ पे हम देखते हैं क्लासेन जिस तरीके से आउट हुआ है और फिर उसके जस्ट बाद आई थिंक यानसेन आउट हुआ था। ट्रैविस हेड की बॉल पे आप आउट हो रहे हो यार, क्या जस्टिफिकेशन दोगे इस पे आप? क्लासेन जैसा बैट्समैन जो कि लोग कह रहे थे कि वर्ल्ड का सबसे थ्रेटनिंग बैट्समैन है इस वर्ल्ड कप से पहले, वो एक पार्ट टाइमर की बॉल पे आउट हो रहा है इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम ऑफ हिज लाइफ। राइट, नॉट एक्सेप्टेबल। ऐसा भी नहीं था कि बॉल बहुत तगड़ी थी, सिंपल सी बॉल थी, सीधा बल्ले में उस पर पैड पे खा गया। तो मतलब मैं क्या ही कहूँ यार कि इवन यानसेन को भी मतलब मुझे लगता है कि 5 डाउन का बैट्समैन क्या वो सही में है? हमने चीज़ पहले भी डिस्कस करी है कि साउथ अफ्रीका इज प्रॉब्ली दी ओनली टीम जो कि शायद सिर्फ 6 प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाती है। हाँ। तो वो बैटिंग डेप्थ लोग नंबर 8 तक लेके जाना चाहते हैं, इनकी नंबर 6 के बाद ही सारे वो टिल्लेबाज आ वाले। हाँ, मतलब डू यू हैव एनीथिंग टू से ऑन दिस बैटिंग परफॉर्मेंस? मतलब आई थिंक बैटिंग एग्जैक्टली, क्योंकि स्टार्टिंग में जो इनका कोलैप्स हुआ था उसके बाद इन माई ओपिनियन वैसे भी बहुत डिफिकल्ट हो गया था इनके लिए वापस से रीग्रुप करके बनाना, क्योंकि एज यू सेड ये जितने भी क्लास एंड टाइप के जो प्लेयर्स हैं इनको टिक के खेलने को दे दिया जाए तो ये लोग नहीं खेल पाते। तो जब वो 24 for 4 वाला सीन हुआ था तो मुझे इधर भी लग रहा था कि इनके रन वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं बनने वाले। इनफैक्ट आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज कि अल्टीमेटली 200 पार पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो मिलर ने आके अपनी तगड़ी इनिंग्स खेल दी। मिलर इज द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन टू हिट अ सेंचुरी इन अ सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। ओनली नॉन चोकर, फाइनली कोई नॉन चोकर मिला। बट हाँ, आई थिंक उसकी वजह से ये लोग अल्टीमेटली एक वैसे डिसेंट भी क्या ही टोटल था, 200 बीन बनाते हो तो आई थिंक इट वाज इजीली चेजेबल, जो भी बहुत आराम से कर भी लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। भाई आई थिंक लाइक शुड वी एक्सपेक्ट एनी बेटर फ्रॉम साउथ अफ्रीका? सेमीफाइनल में आके इट हैज़ बीन देयर हिस्ट्री
एंड इट इज़ वेरी सैड कि ये हिस्ट्री कंटिन्यू हो रही है रिगार्डलेस प्लेयर्स आ रहे हैं जा रहे हैं. पुराने वाले आए थे वो भी इतनी तगड़ी थी. एक तो सेमीफाइनल में आते ही, वैसे इस पर सेकंड इनिंग्स पे आएंगे, बट आई थिंक ईदर वे इनका जो भी परफॉर्मेंस रहती है सेमीफाइनल में इतनी शॉकिंग होती है एंड इट इज सो कॉन्ट्रास्टिंग टू व्हाट दे हैव बीन प्लेइंग इन थ्रू आउट द ग्रुप स्टेजेस. तुम कैन यू इमेजिन थ्रू आउट द ग्रुप स्टेजेस इनकी स्ट्रेंथ थी इनकी बैटिंग और बॉलिंग था कि चलो निकाल लेंगे. सेमीफाइनल में आके उल्टा हो गया. इससे बड़ा और क्या एग्जांपल है कि तुम्हारा जो टीम का डायनामिक्स है वो तुम इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे व्हेन इट मैटर्स ऑन द बिगेस्ट स्टेज. अब पता है क्विंटन डिकॉक भी, आई नो कि उसका लास्ट ओडीआई गेम था, ही हैज हैड अ ग्रेट करियर वैसे ओडीआई में, हैट्स ऑफ टू दैट गाय, बट भाई 4 सेंचुरियां मार चुके हो ऑलरेडी ग्रुप स्टेजेस में, एकदम से क्या हो गया. अनकैरेक्टरिस्टिक आउट हुआ है भाई. वो हमेशा हर मैच में पहले के 10 ओवर बहुत कॉशियस होकर खेलता है. क्या सोच रहा था भाई. और एक बहुत ही डम ओपिनियन मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पर सर्कुलेट होते हुए, मिलर के लिए लोग कह रहे हैं कि मिलर अगर आखिरी के 15-20 बॉल खेल गया होता तो 30 रन और ऐड कर दिए होते. सही बात है, आई एग्री, शायद वही डिफरेंस होता. बट लोग कह रहे हैं साउथ अफ्रीका हार गई क्योंकि मिलर टिका नहीं एंड तक. ओके क्योंकि मिलर ने अपना विकेट छू सही बात है भाई. इससे ज़्यादा डम ओपिनियन मैंने आज के दिन इंटरनेट पे नहीं देखा था. एंड इट डज नॉट गेट वर्स देन दिस. जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मिलर की वजह से साउथ अफ्रीका हारी है, भाई तुम्हें या तो तुमने साउथ अफ्रीका को फॉलो नहीं करा इस वर्ल्ड कप में, या तो तुम समझते नहीं कि गेम के डायनामिक्स क्या है. बिकॉज दैट इज क्लियरली द डम्बेस्ट ओपिनियन आई हैव हर्ड. मिलर को तो तुम कभी ब्लेम कर ही नहीं सकते भाई इस चीज़ के लिए. सेकेंडली, जो आप कह रहे हैं कि 15-20 बॉल आखिरी की खेलता तो 30-35 रन आते हैं, दैट इज मोर देन 10 रन एन ओवर. अगर आप कैलकुलेट करो तो मोर देन 10 रन एन ओवर की रन रेट से खेलने के लिए आपको छक्का तो मारना ही पड़ेगा. तो वही तो करने जा रहा था वो. एंड एक और बात, जब भी कोई बैट्समैन रन बना रहा हो ना, नेवर क्वेश्चन हिम टू प्ले अगेंस्ट हिज नेचुरल गेम. जब विराट कोहली 100 मार रहा है, एंकर के रोल में मार रहा है, डोंट अननेसेसरली क्वेश्चन हिम टू प्ले एट अ गुड स्ट्राइक रेट बिकॉज ही विल नॉट स्कोर 100. हम लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं, बट वही इट विल कम एट द कॉस्ट ऑफ अ सेंचुरी एंड वी नो दैट. जब मिलर 100 मार रहा है और अटैकिंग खेल के मार रहा है, डोंट आस्क हिम टू मैनिपुलेट द गेम एंड देन पिक हिज बॉल्स एंड डिसाइड किस बॉल पे मारना है. एग्जैक्टली सेम वो रोहित शर्मा वाला भी. अगर आप छक्के पे ताली बजा रहे हो देन डोंट एक्सपेक्ट कि ये चीज लास्ट करने वाली है. वही भाई, वो उसका नेचुरल गेम ही वही है. ये बोलना कि आखिरी के 15-20 बॉल खेलता तो मिलर जिता देता गेम को, मिलर नहीं टिका इसलिए साउथ अफ्रीका हार गई. तो 100 रन मारे हैं भाई, तुम क्या बोल रहे हो. जो 24 पे 4 थे वो नहीं दिख रहा क्या. उसने बचा लिया यहाँ तक, वही बहुत बड़ी बात है. राइट. एंड यहाँ पे अगर मैं जल्दी से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात करूँ, हेजलवुड ने जो बॉलिंग करी है, आई थिंक 1 या 2 ही विकेट कुछ नहीं हो शायद, 1 लिया और 1.5 समथिंग इकोनॉमी. एक विकेट में सिर्फ 12 रन दिए 8 ओवर में. 1.5 की इकोनॉमी. अभी मैं प्रीव्यू में बात करूंगा, आई थिंक हेजलवुड इज द ट्रम्प कार्ड. ओके, अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हेजलवुड हमारे लिए. अगर मैं उसके बाद जैम्पा की बात करूँ, आई थिंक ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जैम्पा को जिस तरीके से टारगेट करा है साउथ अफ्रीका ने, उनका जो मेन बॉलर था एंड वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट, उसको तो रुला दिया भाई इस मैच में. अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया. एंड स्टार्क वगैरह कमिंस अपने 2-3 विकेट लिए, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज ये लोग अपने फॉर्म में आ रहे हैं वापस. बट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड इनिंग्स, क्योंकि मैच इतना सिंपल था नहीं, ऑल्दो जो स्टार्ट किया था ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने, स्पेसिफिकली ट्रेविस हेड ने बिकॉज ही गॉट द मैन ऑफ द मैच अल्टीमेटली. भाई चांस नहीं दिया उसने, एकदम रोहित शर्मा वाली इनिंग्स खेली स्टार्टिंग में कि तुम अटैक करो मैं काउंटर अटैक करूंगा. तुम कितना अटैक कर लोगे मेरे ऊपर, मैं उड़ा के मारूंगा सर्कल के ऊपर से, देखते हैं कितनी बार आउट होता हूँ. एंड वार्नर अल्टीमेटली आउट हो जाता है. वार्नर भी थोड़ी अजीब सी बॉल पे आउट हुआ था, समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम. अभी हम लोग प्रीव्यू में बात करेंगे. एज आई सेड बिफोर, ऊपर की बॉल को बैकफुट पे खेलना चला गया अजीब तरीके से. मार्करम आता है अपने अटैक में और पहली बॉल पे विकेट ले जाता है. थोड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक लगा मुझे ये. बट ट्रेविस हेड जिस तरीके से अटैक कर रहा था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई क्लियरली रिमेंबर बहुत सारे चांसेस बन रहे थे आउट करने के, बट सारे चांसेस ना ईजी नहीं थे. सबके सब थोड़े वो होते हैं 50-50 वाले, या फिर टफ चांसेस होते हैं ना कि बहुत मुश्किल कैच था, बहुत मुश्किल रन आउट चांस था, बहुत हल्के मार्जिन से एलबीडब्ल्यू से बच गया. ये साउथ अफ्रीका के साथ बार बार हो रहा था एंड इट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि आज डेस्टिनी के साथ नहीं है. What do you think about that? मतलब मुझे वैसे भी लगता है कि आई थिंक फील्डिंग भी ऑन पार नहीं थी उतनी, लाइक उस लेवल पे नहीं थी जितनी ऑस्ट्रेलिया की थी. आई रिमेंबर ट्रेविस हेड का भी एक कैच छोड़ा था इनने, उस टाइम पे उतना अच्छा खेल रहा था. एंड ये सेमीफाइनल आते ही कैसे इनके कैचेस एकदम से छूटने स्टार्ट होते हैं, ये हम लोग 15 से देखते आ रहे हैं. वो 15 वाला तो डिजास्टर था, वो रनआउट भी छूटा, कैचेस भी छूटे. जिस हालत की उनकी फील्डिंग थी उस टाइम पे, क्लियरली इट सीम लाइक ये लोग चोक कर गए प्रेशर के अंडर. एंड आई थिंक वो सेम चीज़ इधर भी हुई है.
एंड अगेन आई वुड से इट इज़ वेरी सैड टू सी कि ये चीज़ बार बार रिपीट होती है, रिगार्डलेस प्लेयर्स आए और जाएं, बट वो मेंटालिटी वहीं पे ही रहती है. ट्रू, मतलब ये बात तो फॉर श्योर बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है. और यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो स्मिथ और लाबुशेन दोबारा साथ में खेल रहे थे, हाँ, इज इट रियली feasible to have both of them in the lineup? I disagree on भाई that. स्मिथ वाला तो मुझे आज समझ में ही नहीं आया बिल्कुल. विकेट वो जो थ्रो करा उसने, नहीं, विकेट जो थ्रो करा वो तो अलग बात है, बट लाइक आई रिमेम्बर, आई गेट कि दूसरी साइड से भी विकेट गिर रहे थे धीरे धीरे, तो उससे थोड़ा टिक के खेलना था. बट जिस स्ट्राइक रेट से उस बंदे ने खेला है, नहीं आई डोंट थिंक स्मिथ का उसमें हम क्वेश्चन करना चाहिए, हमें लाबुशेन को क्वेश्चन करना चाहिए. ओके, स्मिथ का रोल वही है जो विराट कोहली का है. नहीं बट यही चीज़ हमने विराट कोहली के लिए भी कही थी कि वाई विराट कोहली इन ओडीआई भी जब वो टिक के खेलता है, सेम एंकर रोल में खेलता है, वाई ही इज मच सुपीरियर बिकॉज ही कीप्स रोटेटिंग द स्ट्राइक. नहीं तो वो तो है ही ना, वो तो एक अनरियल स्टैंडर्ड है कि आप विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हो, बट स्टीव स्मिथ का रोल टीम में असाइंड वही है. आई डोंट थिंक लाबुशेन और स्टीव स्मिथ एक ही टीम में खेलने चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत स्लो हैं. बहुत स्लो है, एंड दोनों एंकर्स मिडिल ऑर्डर में 3 डाउन पे आप एक एंकर लेके आ रहे हो, सेंस नहीं बनता बिल्कुल भी. तो आई थिंक लाबुशेन का तो क्लियर एक्सपोज यहाँ पे था, एंड इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एज वेल. बट स्टीव स्मिथ को हम लोग देखते हैं बिकॉज प्रेशर बन रहा था, विकेट्स गिर रहे थे इनसे, एंड अपने जो इनके शामजी और महाराज जो स्पिनर्स हैं इनके, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी. इनफैक्ट मार्करम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी यार. ही हैड वेरी गुड स्टैट्स एट द एंड ऑफ द गेम. 8 ओवर डाल दिए थे उसने. तो आई थिंक स्पिनर्स ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी. जो प्रॉब्लम थी वो थी रबाडा और यानसेन में. उन्होंने 6 के ऊपर की इकोनॉमी से पिटाई खाई है, विकेट्स नहीं ले पाए. इनफैक्ट क्वेटजी ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी भाई, ही वाज वन ब्राइट स्पॉट. 7-8 ओवर उसने लगातार डालो, वो क्रैम्प्स में था वो. आई थिंक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बबूमा ने भी तारीफ करी, एंड द इंटरव्यूअर आल्सो प्रेज्ड हिम अ लॉट कि ही इज वन ब्राइट स्पॉट फॉर द फ्यूचर. आई थिंक जो कैरेक्टर उसने दिखाया, हैट्स ऑफ टू क्वेटजी आल्सो. बट यहाँ पे ना प्रेशर बन रहा था धीरे धीरे, और फिर स्टीव स्मिथ ने जो अपना विकेट थ्रो करा पुल मार के ऊपर, इट वाज सो बैड बिकॉज दिस कुड हैव आल्सो बीन स्टीव स्मिथ्स लास्ट वर्ल्ड कप गेम. बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक था कि स्टीव स्मिथ ऐसे आउट हो गया विकेट थ्रो करके. लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन कह लो, जो भी कह लो, बहुत वियर्ड लगा मुझे वो कि वो ऐसा विकेट क्यों थ्रो करेगा. बट जॉश इंग्लिश अगले जो दूसरे एंड से था अपना, वो अच्छा खेल रहा था भाई. इनफैक्ट मैक्सवेल ने जो अपना विकेट थ्रो करा है, लोग इसकी प्रेस कर रहे थे इंग्लिश के. आई 100% अग्री विद दिस कि मैक्सवेल भी एक अटैकिंग बैट्समैन है, इंग्लिश भी एक अटैकिंग बैट्समैन है. बट मैक्सवेल ने अपना वो कैरेक्टर चेंज नहीं करा सिचुएशन के अकॉर्डिंग. इंग्लिश ने अपना वो कैरेक्टर चेंज करा कि भाई अभी हमें अडेप्ट करना पड़ेगा, रन की तो कोई कमी है ही नहीं. इतनी सारी बॉल पड़ी है, इतने सारे रन चाहिए, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है. अभी मैं विकेट बचाने हैं, प्रेशर अभी विकेट्स का है, रन रेट का प्रेशर नहीं है. तो आई थिंक इंग्लिश ने बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स एक वहाँ पे खेली थी, एंड उसको अल्टीमेटली क्वेटजी ही आउट करता है, राउंड द विकेट्स यॉर्कर मारता है, बोल्ड करता है. आई थिंक वेरी गुड बॉल बाय क्वेटजी. बट उसके बाद स्टार्क और अपना कमिंस की बात करते हैं, बिकॉज इन लोगों ने 10-15 रन मारे और बड़ा कंपोजर के साथ खेला यार. मतलब बहुत टिक के खेला, आराम से टिक के खेला, चांस नहीं दिया बिल्कुल भी. आखिरी के 2-3 ओवर तक गेम चला गया था, बट एवरी सिंगल टाइम दे लुक्ड इन फुल कंट्रोल. एग्जैक्टली, हाँ. ऐसा लगा नहीं था कि ये चांस देने वाला है साउथ अफ्रीका को. आई थिंक ये क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलिया को. हमने जो इंडिया से पहला मैच हुआ था, उससे भी हमने देखा था कैसे विकेट इनके 6-7 जल्दी गिर गए थे, और फिर टेल ने 50-60 रन ऐड कर दिए थे. तो ऑस्ट्रेलिया हैज टाइम एंड अगेन शोन कि इनकी टेल में वो पोटेंशियल है लंबी बैटिंग करने का. आई थिंक क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी, क्योंकि एक और विकेट गिरता ना, 8 विकेट हो गए होते, ज़ाम्बा वगैरह बैटिंग करने आ गए होते. 2 बॉल की बात है, बस गेम खत्म. तो और ये चीज़ हमने होते हुए देखी इस वर्ल्ड कप में. आई थिंक बहुत क्रेडिट जाता है उन दोनों को. एंड साउथ अफ्रीका के लिए यार मैं वही कहूँगा कि क्या ही कह सकते हैं यार. एग्जैक्टली, मतलब किस्मत में नहीं है, क्या है. हाउ डू यू सम अप दिस परफॉर्मेंस? आई थिंक बहुत ज़्यादा सम अप करने को है नहीं. 2015 में जो हुआ था फिर से वही रिपीट हो रहा है. एंड जब ये लोग सेमीफाइनल्स में आ गए थे, आई थिंक सभी एक्सपर्ट यही कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया आने वाली है. डिस्पाइट साउथ अफ्रीका डोमिनेटिंग द ग्रुप स्टेज, जितने अच्छे से डोमिनेट करा है ग्रुप स्टेज में, तो ऑब्वियसली उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया से बेटर रही है. उसके बाद भी सेमीफाइनल में जाते हुए सब एक्सपेक्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगी. आई थिंक दैट काइंड ऑफ सम्स अप कि क्या साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री रही है वर्ल्ड कप्स में, एंड कितनी लाइक क्लच प्लेयर्स की कितनी ज़्यादा नीड है इन लोगों को, जो कि एक मिलर ब्राइट स्पॉट मिला है बाय द वे इस वर्ल्ड कप में. आई होप कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हम उसको और अच्छा देख सकते हैं. बट हाँ भाई, आई थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड कप शायद खेलेगा ही नहीं वो. कितने साल का है? 30+ है. अच्छा, आई डाउट. हाँ, द पॉइंट इज कि साउथ अफ्रीका इनफैक्ट इन रिसेंट मंथ्स अगर हम लोग देखें, अभी जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी हुई थी, हाँ, जो पहला मैच भी हुआ था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप में, हर जगह डोमिनेट करके साउथ अफ्रीका जीती थी.
वाई इज इट सो कि सेमीफाइनल में आकर ही हार गए? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया को बहुत क्रेडिट जाता है, बिग गेम मेंटालिटी है, एक्सपीरियंस है, जो भी है, बट डोंट लेट दिस डिरेल यू फ्रॉम द फैक्ट कि साउथ अफ्रीका ने ये पूरा गेम चोक करा है. हाँ राइट. मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर 30 40 रन अगर और होते हैं ना, ये मैच फॉर श्योर लास्ट श्योर तक जाता है. पॉसिबली ऑस्ट्रेलिया हार गई होती. आई थिंक साउथ अफ्रीका ओनली हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम. राइट. और किसी की गलती नहीं है. जिस तरीके का डिस्प्ले था इस पूरे वर्ल्ड कप में, एक तो इट वाज हेविली डिपेंडेंट ऑन द टॉस एज वेल, बट क्रेडिट वाज ड्यू बिकॉज सेकंड आना किसी ने नहीं सोचा था कि साउथ अफ्रीका आएगी, बट सबने सोचा था कि सेमीफाइनल हारेंगे जरूर, एंड दे डिड नॉट सरप्राइज अस. राइट. एंड कोई पॉइंट नहीं है सेकंड या फर्स्ट आने का अगर आप सेमीफाइनल हार जाते हो तो, क्योंकि फोर्थ आ रहे हो तो भी सेमीफाइनल हारोगे, फर्स्ट आ रहे हो तो भी हारोगे, तो कोई फायदा ही नहीं है. आई थिंक साउथ अफ्रीका से ज्यादा तो अच्छी फाइट न्यूजीलैंड ने दी है. हाँ डेफिनेटली. हाँ. एंड अगर एक फेस ऑफ होता है सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए, थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए, आई वुड फैंसी न्यूजीलैंड टू विन दैट. वुडंट बी सरप्राइज अगर वो भी चोक कर जाए. एग्जैक्टली. तो मुझे वही लगता है कि यार मतलब देयर इज नो एक्सप्लेनेशन. आप कितना भी टैक्टिकली, अभी हमने पूरा एनालाइज कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, इसने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, बट एट द एंड ऑफ द डे ये ऐसा कर रहा है या वो वैसा कर रहा है, वो कर क्यों रहा है इन द फर्स्ट प्लेस? वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ कहाँ से रही है? वो इट इज अ चोकर मेंटालिटी. एंड आई थिंक वही कि इसी से ये चीज़ पक्का हो जाती है कि साउथ अफ्रीका ही ओरिजिनल चोकर्स रहेंगे ही रहेंगे. नहीं, क्योंकि आई नो इससे पहले तक इंडिया का भी था, हमने इस पर वीडियोस भी निकाली थी कि क्या इंडिया पे वो टैग आ चुका है चोकर्स वाला. भाई द पॉइंट इज कि इट्स नॉट लाइक कि इंडिया के सारे प्लेयर्स एक साथ चोक कर जाते हैं. यहाँ पे तो लगता है कि हर प्लेयर के अंदर वो चीज़ दबी हुई है कि सेमीफाइनल आ गया भाई, अब क्या करें, एकदम से तड़पना स्टार्ट कर जाते हैं. न्यूजीलैंड में भी हमने देखा था, धोनी भी मतलब चलो थोड़े कम स्ट्राइक रेट से खेला था, बट जडेजा को देखा था हमने उस टाइम पे खेला था वो. तो आई थिंक कि ये जो चोकर वाली चीज़ है वो एक्चुअली में इट इज मतलब वो एंग्रेन्ड है इनके अंदर इस टाइम पे, एंड दैट इज व्हाई दे काइंड ऑफ डिजर्व द टाइम. बंदे झुक जाते हैं सेमीफाइनल देखते. एग्जैक्टली. कोई एक स्टैट था कि दे हैव ओनली वन नॉकआउट गेम इन देयर हिस्ट्री. ओके. जो कि क्वार्टर फाइनल था आई थिंक 2015 का, और कोई नॉकआउट गेम जीती ही नहीं है. तो मतलब सो मच टू ponder over for South Africa. A bad end to the tournament. But now let's move on to the finals. अब बात आ गई भाई आखिरी गेम की. After 50 games, I think 48 लीग मैचेस थे और 2 सेमीफाइनल्स. हाँ. 50 गेम हमने कवर करे और काफ़ी कुछ हर टीम के बारे में सीखा हम लोगों ने, काफ़ी कुछ देखा है. ये लास्ट मैच पे अब आ गई है पूरी कहानी. एंड हमने प्रेडिक्शंस करी थी 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, 4 अक्टूबर को हमने प्रेडिक्शंस करी थी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी. राइट. इससे पहले की 3 प्रेडिक्शंस हमारी सही है. क्या चौथी भी सही हो सकती है? हाँ. देखो भाई, पहले जरा सा ये डिस्कस करते हैं द बिल्डअप ऑफ द 2 टीम्स. ठीक है, इंडिया जो 10 के 10 मैच जीतते आई है, आई थिंक इसमें कोई डिबेट नहीं है कि दिस इज द मोस्ट डोमिनेटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन दैट वी हैव एवर सीन. इवन ऑस्ट्रेलिया इन द 2000s decade did not dominate in this way. राइट. जेन्युइनली बता रहा हूँ, जाके रिजल्ट्स चेक कर लो मैचेस के, अगर मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा तो. इससे ज़्यादा डोमिनेटिंग रिजल्ट्स किसी भी टीम ने नहीं दिए. और अगर इंडिया फाइनल 1 रन से भी जीतती है ना, दिस विल स्टिल गो डाउन एज द मोस्ट डोमिनेटिंग वर्ल्ड कप कैंपेन टू हैव एवर एग्जिस्टेड. ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही गंदे फॉर्म में आ रही थी वर्ल्ड कप में. साउथ अफ्रीका से हार के, इंडिया से हार के, काफ़ी प्लेयर्स इंजर्ड हैं, ए टीम बन नहीं पा रही है. पैट कमिंस कैप्टन होने के बाद भी कभी रेस्ट हो जा रहा है. वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले शायद कोई स्टार्ट था कि सिर्फ 2 या 3 ओडीआईज में उसका कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है. हाँ राइट. एंड फिर आते ही पहले 2 वर्ल्ड कप गेम्स वो हार जाते हैं अगेंस्ट द टॉप 2 टीम्स ऑल्दो, एंड पीपल वर क्वेश्चनिंग देम, बट इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये लोग व्हेन इट विल ट्रूली मैटर दे विल टर्न अप. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया एंड पैट कमिंस जो उन्हें टर्न अराउंड करा है, क्योंकि वो लोग भी 8 मैचेस लगातार जीत चुके हैं, तो उनकी भी बहुत लंबी विनिंग स्ट्रीक चलते हुए आ रही है. एंड इफ आई हैव टू से कि क्या ये वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट दोनों वर्दी फाइनलिस्ट हैं, डिजर्वड है, आई थिंक फुल्ली डिजर्व. डेफिनेटली. हाँ. साउथ अफ्रीका जिस तरीके से चोक करा है, जो उनकी हिस्ट्री रही है, दे डिड नॉट डिजर्व इट ओवर ऑस्ट्रेलिया. इंडिया तो डिजर्व करती ही है. इंग्लैंड डिड नॉट डिजर्व इट, पाकिस्तान डिड नॉट डिजर्व इट, न्यूजीलैंड हैज लॉस्ट अगेंस्ट ऑल बिग टीम्स. भाई इफ देयर आर 2 टीम्स जिन्होंने इस वर्ल्ड कप को जेन्युइनली एस करा है, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही थे. आई थिंक इस फॉर्मेट की ब्यूटी ही है ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट की, कि जो डिजर्व टीम्स होती हैं वही ऊपर निकल के आती हैं.
तो आई थिंक ये फाइनल पूरा बढ़िया फाइनल, एक अच्छा क्लैश होना चाहिए. एंड क्रेडिट टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अभी कुछ महीने पहले ये लोग WTC फाइनल में भी थे. हाँ, तो जो कंसिस्टेंसी इन लोगों ने दिखाई है अक्रॉस फॉर्मेट्स, एग्जैक्टली वो बहुत बड़ी चीज़ है. लोग 2003 वर्ल्ड कप का, 2015 वर्ल्ड कप का बदला लेंगे बोल रहे हैं, WTC का कोई नहीं बोल रहा. अभी हम एक ICC ट्रॉफी फाइनल हार के आए. हाँ. सो ये तो बात हो गई बिल्डअप की. डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड ऑन दिस? नहीं, आई थिंक एज यू राइटली सेड डिजर्विंग टीम्स हैं. आई थिंक पैट कमिंस का भी स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोग थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको, एंड वी सेड कि अगर अल्टीमेटली वो बॉल टैम्परिंग वाला इंसिडेंट नहीं होता तो स्टीव स्मिथ ऑब्वियसली कैप्टन होता है यहाँ पे. बट अल्टीमेटली भाई वो अपना एक WTC फाइनल भी जिता चुका है. आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में भी ये लोग सेमीफाइनल्स तक आए थे ऑस्ट्रेलिया, एंड यहाँ फाइनल पहुंच चुके हैं. तो आई थिंक देयर इज नॉट मच वी कैन कंप्लेन अबाउट पैट कमिंस ऑल्सो अल्टीमेटली, अगर वो रिजल्ट्स डिलीवर कर रहे हैं यहाँ पे. ट्रू. मतलब आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में तो न्यूजीलैंड और वो आई थी ना अपनी, इंग्लैंड आई थी. न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान. अच्छा, पाकिस्तान, राइट. हाँ, बट नहीं, बट रिगार्डलेस आई थिंक क्रेडिट तो जाता ही है. एंड यहाँ से हम लोग चलते हैं टॉस और कंडीशंस के बारे में. पहली बात तो जो भी इंटरनेट पे क्लेम कर रहा है कि हमें पिच के बारे में पता है, वो झूठ बोल रहा है. क्योंकि हम किसी को नहीं पता कि पिच कौन सी होने वाली है. राइट. एंड आई थिंक ये सही बात भी है. फाइनल है, सस्पेंस में रखो सबको. ओनली द कैप्टन शुड नो कि किस टाइप की पिच होने वाली है. पब्लिक को थोड़ा सस्पेंस पे रखो, मजा आएगा. तो स्टिल अगर हम लोग एक बॉल पार्क लें, बिकॉज हर स्टेडियम में 7-8 पिचेस होती हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क हर पिच में होता है, बट एक एवरेज अगर हम लोग हर पिच का निकाल के भी चलें, तो जो मेरा एनालिसिस है, आई थिंक पिच का जो टोटल होना चाहिए, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, 280 से 320 के बीच में. ओके. 280 ऑन द लोअर साइड अगर पिच थोड़ी सी स्लो निकल के आती है, 320 ऑन द अपर साइड. आई थिंक 320 से ज़्यादा वाली पिच शायद हमें देखने को नहीं मिलेगी. लाइक ऑल्दो जब भी हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम वाले की बात करते हैं पिच की, वी ऑलवेज काइंड ऑफ से कि इट इज़ अ बैटिंग पैराडाइज. मुझे ऐसी फीलिंग है कि आई डाउट कि प्रॉपर बैटिंग विकेट देंगे फाइनल के लिए. ओके, विच इज सरप्राइजिंग. नहीं, आई थिंक फाइनल में अगर प्रॉपर बैटिंग विकेट हो जाएगी तो फिर वो गेम पूरा ही टॉस पर डिपेंड कर जाएगा. एंड यू डोंट वांट दैट टू बी अनफेयर. लाइक पहले बैटिंग करके 400 बना ली तो दूसरी टीम तो वैसे ही खत्म है. हाँ, राइट. तो अनफेयर ना हो गेम, इसलिए एंड इफ देयर इज वन ग्राउंड जहाँ पे हम लोग गारंटी कर सकते हैं कि द पिच विल ऑफर समथिंग टू एवरीबडी, स्पिनर्स, पेसर्स, बैट्समैन. हाँ, राइट. इट इज अहमदाबाद. तो आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि उस टाइप की पिच होगी जहाँ पे बैट्समैन के लिए भी भाई आप बनाने को 300 रन बना सकते हो, स्पिनर्स के लिए भी भाई बॉल थोड़ी ग्रिप करेगी, एंड पेसर्स के लिए ड्यू के अंदर, लाइट्स के अंदर इनिशियली 10 ओवर में स्विंग मिलेगा. इट कुड बी अ परफेक्ट मिक्स ऑफ हाउ एन ODI पिच शुड बी. तो जो लोग रोएंगे फिर से पिच के बारे में, रोते रहो और हमारा पहले वाला सेगमेंट देखो जिसमें हमने पिच की बात करी. हाँ. तो तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा. बट द पॉइंट इज कि विकेट का हम एवरेज भी लें, आई थिंक 280 to 320 के बीच में वुड बी अ सेफ बेट टू एस्टिमेट कि कितना टारगेट बन सकता है. इन सेइंग दैट, टॉस जीत के तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? बैटिंग. अगेन आई थिंक कोई भी सेमीफाइनल, फाइनल ऐसे प्रेशर सिचुएशंस में हो, जैसा हमने अभी सेमीफाइनल में करके आ रहे हैं, लेट्स बैट फर्स्ट एंड थोड़ा बड़ा टोटल लगाने का. क्योंकि आई थिंक इवन फाइनल में अगर हम लोग 300 भी मार देते हैं तो वो भी थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है ही आप पे कि 300 कैसे चेस करेंगे भाई. राइट. स्पेशली जब विद ऑल ऑनेस्टी आई थिंक अपनी ये ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जो है इन बोथ दीज मैचेस, अफगानिस्तान वाला मैच एंड अपना साउथ अफ्रीका वाला मैच, दोनों में अच्छी नहीं रही है भाई. मैं वो भी उस पर आऊँगा कि ऑस्ट्रेलिया, हमें साउथ अफ्रीका की बातें करी हैं कि चेजिंग साइड अच्छी नहीं है. एग्जैक्टली. उसके बाद कोई बड़ी टीम है जो चेजिंग में बहुत गंदी रही है, इट इज ऑस्ट्रेलिया. पीपल डोंट रियलाइज दिस. एंड मुझे ये भी लगता है क्योंकि काफ़ी लोग ये गिनाएंगे कि नहीं भाई अफगानिस्तान के अगेंस्ट ग्लेन मैक्सवेल चल गया था, फाइनल में भी चल गया, तो क्या करोगे. पहली बात तो ये अफगानिस्तान के बॉलर्स नहीं है, एंड सेकेंडली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो जो मैच जीते थे, आई वोंट से कि इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. इट वॉज एन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल. उस बंदे ने आपको जिताया था. इट वॉज नॉट लाइक कि आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा था. तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के साथ नहीं आ रहे हैं वो इन द लास्ट 2 गेम्स. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लगी नहीं है देखने में, वेयर एज इंडिया एकदम टॉप लेवल पे लगी है इस टाइम पे. तो मुझे लगता है कि हाँ, पहले बैटिंग करनी चाहिए, बड़ा टारगेट खड़ा करें, उसके बाद लेट्स पुट देम अंडर प्रेशर. आई थिंक फाइनल्स में वैसे ही होता है कि पिच कैसी भी हो लेकिन पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना होता है. एक जो टेम्पटेशन होगी यहाँ पे, और इस प्रीव्यू में हम लोग हर चीज़ डिटेल में बात करेंगे बिकॉज फाइनल है,
क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि ड्यू पड़ेगी लाइट्स के अंदर और उससे शायद चेजिंग साइड को फ़ायदा हो जाए? हमने ये चीज़ पहले मैच में देखा था, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाले में। इंडिया पाकिस्तान वाले मैच में हमने देखा था कि ड्यू के अंदर कितना आसान हो गया था। क्या वो एक टेम्पटेशन फैक्टर हो सकता है इंडिया के लिए टू चेज? आई थिंक वी विल स्टिल बैट फर्स्ट बिकॉज अंडर द लाइट्स बॉल थोड़ी स्विंग भी करेगी एंड वी हैव सच ग्रेट फास्ट बॉलर्स कि हमें वो टेम्पटेशन में पड़ने की ज़रूरत है नहीं। हम रन वैसे भी बना देंगे और हमारे फास्ट बॉलर्स ऑन द कॉन्ट्री ड्यू में उस लाइट्स के अंदर स्टार्टिंग के 10 ओवर में बॉल को हिला के विकेट भी ले सकते हैं। सो वो ड्यू वाला फैक्टर शायद आ सकता है गेम में, बट वी वुड स्टिल वांट टू बैट फर्स्ट आइडियली। इन सेइंग दैट, क्या चेस करने का ऑप्शन आता तो शुड वी पैनिक? आई डोंट थिंक ऑब्वियसली वी शुड पैनिक एट ऑल। पहले मैच में भी हमने चेस ही करा था चेन्नई वाली विकेट पे, जहाँ पे तो भाई बॉल और फंस रही थी। सो वहाँ पे चेस कर लिया तो यहाँ पे क्यों नहीं कर पाएंगे? नहीं, अभी 10 मैचेस हुए ना टोटल में। 5 मैचेस में इंडिया ने चेस करा, 5 मैचेस में पहले बैटिंग करी है और दोनों में जीते ही हम लोग सारे मैचेस। तो आई थिंक एकदम वो परफेक्ट सारे टिक बॉक्सेस हमने लगा रखे हैं, तो वी डोंट नीड टू पैनिक इन एनी सिचुएशन। राइट। यहाँ से हम लोग चलते हैं अबाउट द प्लेइंग 11s एंड यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कोई चेंजेस हमें देखने नहीं, नो चांस। सेमीफाइनल में जो टीम थी वही खिलाओ और आई थिंक चेंजेस होने भी नहीं चाहिए। आई थिंक दोनों टीम जो है अपनी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, दोनों सेम लाइनअप खिलाएंगे जो कि उन्होंने सेमीफाइनल में खिलाया था। बट दोनों के पास एक चीज़ है सोचने को। पहले तो ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्या हमें लाबुशेन की जगह पे स्टोइनिस खिलाना चाहिए या फिर कैमरन ग्रीन? आई थिंक वो एक टेम्पटेशन होगी सोचने वाली। ऑल्दो क्योंकि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में थोड़े वो होते हैं ना, फंसने वाले गेम ज़्यादा होते हैं एंड पेशेंस चाहिए होता है, तो शायद लाबुशेन को प्रेफरेंस दे दें। ऑल्सो ही इज़ अ ग्रेट फील्डर। But in saying that, if you want to take an attacking approach, aggressive approach, तो a more positive step would be to play Cameron Green या फिर Stoinis. I think ऑस्ट्रेलिया को इसके बारे में genuinely सोचना चाहिए। इंडिया की तरफ से एक जो टेम्पटेशन होगी वो होगी, should we play अश्विन ओवर सिराज? ओके, उसके बारे में क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो खिलाएंगे यहाँ पे। नहीं, क्या लगता है इसके बारे में? खिलाएंगे नहीं वो तो नहीं, मैं नहीं चाहता। क्यों? मतलब आई थिंक मैं थोड़े उस माइंडसेट से आता हूँ कि जो टीम खेलती आ रही है अभी तक, जो कि अच्छा रन ऑफ गेम्स दे रही है, अश्विन भी मतलब अगर खेलता है तो वो भी मतलब भगवानों वाली बात होगी। फर्स्ट मैच ऑफ ईयर से सीधा फाइनल में 5 विकेट ले लिए। मतलब ओनली अश्विन कैन डू दैट। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक कि लाइक आई काइंड ऑफ थिंक, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जो हम लोग तब से खेलते आ रहे हैं, जो कि विनिंग फॉर्मूला रहा है, स्पेशली जो टीम हमने सेमीफाइनल में खिलाई है, आई एम वेरी श्योर कि हमें वो चीज़ फाइनल में भी रेप्लिकेट करनी चाहिए। सिराज के साथ हम लोग गए, आई नो कि सेमीफाइनल उसका अच्छा नहीं रहा था, ही गॉट हिट फॉर अ लॉट ऑफ रन्स एंड थोड़ा लग नहीं रहा था कि वो उस लेवल पे है। बट स्टिल आई थिंक कि रोहित शर्मा वो चीज़ कर रहा है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। नो मैटर हाउ अ प्लेयर इज परफॉर्मिंग, उसने बैक करा उस चीज़ को एंड आई डोंट थिंक वो फाइनल से पहले वो चीज़ एकदम से विड्रॉ करेगा। ट्रू, एंड आई ऑल्सो थिंक कि चेंज नहीं करना चाहिए। ये टेम्पटेशन क्यों होगी, इसके 2-3 रीज़न है। एक तो कि भाई ऑस्ट्रेलिया स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखी है, चाहे वो सेमीफाइनल तुम ले लो अभी का या फिर इससे पहले इंडिया के अगेंस्ट का मैच ले लो, देयर हैज बीन अ स्ट्रगल विद द स्पिन एंड अश्विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया समथिंग एल्स। वो फर्स्ट मैच में भी दिखा था हमें। एंड इफ द पिच एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी अ लिटिल स्लोअर वन, या फिर इवन द पिच दैट वी डिस्कस की, भाई हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, अश्विन विल कम इनटू हिज ओन। द प्रॉब्लम हियर इज कि सिराज या तो विकेट ले रहा हो बहुत सारे, तो समझ में आता है, बट अगर आप विकेट नहीं ले रहे उतने और आप रन भी दे रहे हो एंड ऑन फील्डिंग ऑल्सो ही इज नॉट बीन दैट गुड, राइट, तो जेन्युइनली आपको सोचने का मन करेगा कि क्या हमें अश्विन खिलाना चाहिए। एंड बीइंग सो एक्सपीरियंस, ही डज नॉट नीड दैट एक्सपोजर कि मैं पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेला हूँ, सीधा फाइनल में कैसे खेलूंगा। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, आई थिंक वी विल स्टिक टू सिराज एंड देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। तो आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद सिराज प्लेइंग इन दिस गेम। फॉर ऑल यू नो, मे बी ही कुड टेक 5 विकेट्स, भाई क्या पता हम लोगों को। सो प्लेइंग 11 की बात तो ये हो गई। अब आते हैं की बैटल्स पे। जो सबसे बड़ा की बैटल मेरे ओपिनियन में होगा वो होगा रोहित शर्मा वर्सेस हेजलवुड। अच्छा, ओके, स्टार्क नहीं है भाई, ओके। और मैं बताता हूँ क्यों। इसके पीछे टेक्निकल रीजन है। हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड कप से पहले कि कैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा इन सबका लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट थोड़ा सा, लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट थोड़े से इश्यूज आते हैं। आई थिंक रोहित शर्मा ने अपने लेफ्ट आर्म पेसर वाले इश्यूज सारे सॉर्ट कर हर मैच में सॉर्ट कर लिए। वो प्रॉब्लम पता क्यों आती है कि वो जब बॉल नेचुरली स्विंग करके अंदर शेप कर रही होती है राइट हैंडर के लिए, तो वो पैड पे खाते हैं लोग यूजुअली। तो वहां पे रोहित शर्मा के जो इश्यूज थे उसने कंप्लीटली टैकल कर लिए, बिकॉज नाउ ही इज लुकिंग टू क्लियर हिज फुट
एंड हिट इट फॉर अ 6. अब वो डिफेंसिवली खेलने का सोच ही नहीं रहा. सेकेंडली उसका, अब मैं थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाऊंगा, जब उसका स्टांस होता है ना, बेसिकली आप जब बैटिंग करो कि दोनों पैर ऐसे हैं, सामने से बॉल आ रही है कि दोनों पैर ऐसे हैं, तो उसका स्टांस थोड़ा सा खुला हुआ होता है. जो पीछे वाला पैर होता है थोड़ा सा आगे होता है. फिर वो शफल करके अंदर आता है तो उसके तब दोनों पैर सीधे से हो जाते हैं. ओके. तो ऑलरेडी वो क्या होता है ना, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो फिर आप शफल कर रहे हो तो आपका सामने वाला पैर थोड़ा अक्रॉस चला जाता है. फिर आपका सर गिरने लग जाता है और फिर आप ऐसे मारने चले जाते हो, फिर आपका एज निकल जाता है. अगर आपके शफल होने के बाद दोनों पैर आमने सामने हैं तो आपका हेड स्ट्रेट ऑन रहता है और फिर आप मुंह के नीचे के बॉल को सीधा खेल सकते हो. ओके. तो टेक्निकल चीज़ है. बट आई थिंक रोहित शर्मा ने वो सारे इश्यूज अपने क्लियर कर लिए, विच इज़ वाई आई थिंक स्टार्क के अगेंस्ट उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ऑफकोर्स स्टार्क की क्वालिटी ऐसी कि वो फिर भी रोहित शर्मा को आउट कर सकता है, बट रोहित शर्मा की भी क्वालिटी ऐसी कि रुला सकता है. हर फास्ट बॉलर को रुलाया उसने. हेजलवुड, इफ यू रिमेंबर, क्यों हेजलवुड मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग होगा? टॉप नॉच फॉर्म फर्स्टली, अभी हमने देखा था कितना इकोनॉमिकल था वो. जो इंडिया का पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें भी हेजलवुड ने ही आउट किया था. एंड जिस बॉल पे हेजलवुड ने रोहित शर्मा को आउट कराया, सिर्फ वही बॉल रोहित शर्मा को ट्रबल कर सकती है इन माय ओपिनियन. गुड लेंथ के आसपास ऑन दी ऑफ स्टंप पिच कर रही है और निप करके थोड़ा सा अंदर आ रही है बॉल, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे क्या होता है, रोहित शर्मा को रूम नहीं मिलता अपने हाथ फ्रीज करने का. बॉल एकदम से बढ़ के थोड़ी अंदर आ जाती है और फिर वो ना बैट बाहर से आ रहा होता है और फिर सीधा आने में टाइम लग जाता है और तब तक बॉल बैट पे लग चुकी होती है. अगर वो बॉल हेजलवुड डालता है, आई थिंक रोहित शर्मा कैन बी इन अ बिट ऑफ ट्रबल. एनी डिलीवरी अपार्ट फ्रॉम दैट, रोहित शर्मा विल स्लॉटर इट. ओके. और यहाँ पे अगर रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिर गया, जो कि पूरे वर्ल्ड कप में से 2 बार हुआ है, अगेंस्ट श्रीलंका एंड अगेंस्ट अपना वो ऑस्ट्रेलिया. श्रीलंका वाला मैच वानखेड़े पे था, पिच बहुत अच्छी थी. चेन्नई वाला मैच फंसे हुए थे और हम कितना फंस गए थे ये हमें याद है. तो अगर वो चीज़ होती है तो इंडिया का जो पूरा स्ट्रैटेजी है ना बैटिंग का, वो पूरा ऐसे डस्टबिन में चला जाएगा. क्योंकि वो उसमें बहुत बड़ा हाथ रोहित शर्मा का है. एंड आपको पूरा, जो मैं कहता था ना कि इम्पैक्ट कितना है रोहित शर्मा का, सब दिख जाएगा आपको अगर वो आउट हो गया तो, कि कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी. आई थिंक ये सबसे बड़ा मैचअप होने वाला है इस फाइनल का. उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोहली वर्सेस मिचेल स्टार्क, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज कोहली के प्रॉब्लम्स है लेफ्ट आर्म पेसर को भी. आई थिंक उसने भी काफ़ी हद तक वो चीज़ प्रूव करके दिखाई है कि ही डज नॉट केयर अबाउट इट एनी मोर, प्योरली बिकॉज ऑफ द नेम्स इन्वॉल्व. स्टार्क अ बिग गेम प्लेयर, कोहली अ बिग गेम प्लेयर. स्टार्क कमिंग इन गुड फॉर्म, कोहली कमिंग इन गुड फॉर्म. नेचर वाइज भी थोड़े वैसे हैं. नेचर वाइज भी वैसा है. नेचर वाइज वैसे हैं. एंड स्टार्क, मैं बता रहा हूँ, चाहे कितनी भी गंदी बॉलिंग कर ले, फाइनल्स में ही नोज हाउ टू टर्न अप विद हिज यॉर्कर्स. अब अच्छे से अच्छा बंदा भी आउट हो सकता है, राइट. बट अगर कोहली ने उसको टैकल करा, देयर इज नो स्टॉपिंग इंडिया फॉर श्योर. आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा मैचअप होगा, प्रॉब्ली द सेकंड बिगेस्ट मैचअप आफ्टर रोहित शर्मा एंड हेजलवुड. थर्ड मैचअप फ्रॉम इंडियाज बैटिंग वुड बी अय्यर वर्सेस एडम जैम्पा. ऑब्वियसली. व्हाई डू थिंक आई से सो? स्पिनर है ऑब्वियसली, उनका मेन स्पिनर है. एंड साउथ अफ्रीका वाले मैच के एनालिसिस में अभी हमने कहा था कि एडम जैम्पा हैड अ वेरी बैड गेम. अगर अय्यर ने जिस तरीके के छक्के मारे हैं सेमीफाइनल में, वैसा जैम्पा को तोड़ता है ना, प्रेशर वुड बी ऑन मैक्सवेल एंड ट्रेविस हेड टू कॉम्पनसेट हिज ओवर्स. एग्जैक्टली. और वो सारे ऑफ स्पिनर्स हैं और इंडिया ऑफ स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, प्रॉब्लम नहीं आएगी. थैंकफुली ऑस्ट्रेलिया के पास एक भी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है, जो कि थोड़े इश्यूज क्रिएट करते हैं इंडिया के लिए. राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स विल नॉट क्रिएट एनी इशू फॉर अस. सो जैम्पा को तोड़ने का काम अय्यर के पास होना चाहिए. एंड इफ ही डज इट, भाई, देयर इज नो वन स्टॉपिंग, वंस अगेन नो वन स्टॉपिंग इंडिया. आई विल ऑलवेज से दैट. कमिंग ऑन टू द बॉलिंग, आई थिंक यहाँ पे मैं नाम लूंगा ट्रेविस हेड का और सिराज का, क्योंकि ट्रेविस हेड इज दैट गाय जो कि रोहित शर्मा का रोल प्ले करता है. ही लुक्स टू अटैक द बॉलर्स एंड सिराज हैज बीन ऑन द रिसीविंग एंड. दे विल लुक टू मे बी प्ले आउट बुमराह. तो अगर वो सिराज को टारगेट करता है और उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, शामी विल बी फोर्स्ड टू बॉल वेरी अर्ली एंड सो विल समबडी एल्स फ्रॉम द स्पिनर्स. शायद थोड़ी सी रिदम खराब हो सकती है इंडियन बॉलिंग लाइनअप की. डू यू थिंक दैट कुड बी अ प्रॉब्लम? हो सकती है, स्पेशली क्योंकि इफ सिराज गेट्स हिट फॉर रन्स स्टार्टिंग से ही, ऑब्वियसली फाइनल का प्रेशर होगा, प्लस सामने से बैट्समैन मार रहा है, प्लस सिराज एज वी सेड थोड़ा वो रिदम वाला बॉलर है. मतलब आई कैन सी कि उसका वो थोड़ा दिमाग उस टाइम पे थोड़ा इधर उधर हो जाए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, थोड़ा एट पीस ना हो उस टाइम पे. एंड इसलिए वो जो अश्विन वाला पॉइंट था, ये चीज़ मेरे दिमाग में उस टाइम पे भी आई थी जब यू सेड कि अश्विन लिया जा सकता है, कि इवन अगर अश्विन रन्स के लिए खाता है, वो ही ऑलवेज नोज हाउ टू मेंटेन हिज काम. शांत रहेगा और आउट भी कर देगा अल्टीमेटली. तो वो एक और प्लस पॉइंट है अश्विन का. बट हाँ यार, मतलब आई होप कि सिराज के अंदर वो प्रेशर सिचुएशन में ना आए, डिस्पाइट अगर इफ ही इज गेटिंग हिट फॉर रन्स.
रोहित शर्मा क्योंकि हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाता ही दिखाता है, कोई भी प्लेयर हो कैसी परफॉर्मेंस दे रहा हो. आई होप कि सारा जो चीज़ को रेप्लिकेट करे एंड मतलब वही कि वो प्रेशर में ना आए बेसिकली. और जो अगले 2 मैच मैं बोलूंगा वो होंगे काफ़ी हेविली बेस्ड ऑन द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. पहला होने वाला है स्मिथ वर्सेस जडेजा. पहले मैच में जिस तरीके से आउट किया था जडेजा ने, वो तो है ही. अनप्लेएबल डिलीवरी और रिकॉर्ड भी जडेजा का स्मिथ के अगेंस्ट बहुत अच्छा है. राइट. एक और जो फैक्टर है जो कि मैं ये बोलने वाला हूँ, स्मिथ को हमने देखा कि वो एंकर का रोल प्ले करता हुआ आ रहा है एंड ही हैज़ अ टेंडेंसी टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ बॉल्स इनिशियली. और जडेजा इज दैट वन गाय जो कि ओवर पता भी नहीं चलेगा खत्म हो जाएगा. राइट. आई थिंक वो मोमेंटम वहाँ पे जो हमने पहले वाले मैच में भी देखा था कि कैसे इंडिया के मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं आ रहे थे लेकिन साइलेंटली रन नहीं दे रहे थे. ठीक है, वो जडेजा वुड बी की इन दैट गेम. उस टाइप का गेम खेलने के लिए जडेजा इज दी मैन टू गो टू. एंड स्मिथ को अगर हमने रियलाइज नहीं होने दिया और ऑल ऑफ अ सडन यू सी कि उसके साथ 10 रन है 30 बॉलों में, फिर प्रेशर बनेगा दूसरे एंड से, अब विकेट गिरने शुरू होंगे. आई थिंक इकोनॉमिकली रिस्ट्रिक्ट करना स्मिथ को, इसमें जडेजा का बहुत बड़ा हाथ होगा. एंड लास्टली ग्लेन मैक्सवेल वर्सेस कुलदीप यादव. Okay. Glenn Maxwell, of course, is that danger guy in this team. But I've noticed he struggles against left-arm leg spinners. Be it Shamsi, be it Kuldeep Yadav. क्योंकि ये ना थोड़ा अनकैरेक्टरिस्टिक होके ललचा जाता है कि भाई बॉल टर्न करके अंदर आने वाली है स्पिनर की तो मैं लपेटा मारूंगा. अभी सेमीफाइनल में भी जिस तरीके से आउट हुआ है, जैसे पहले मैच में इंडिया के अगेंस्ट आउट हुआ था और वंस अगेन कुलदीप यादव, हम उसको टेम्पटेशन में डाल के बहुत इजीली परचेज कर सकते हैं उसका विकेट. देयर इज़ अ चांस. एंड अहमदाबाद की बाउंड्रीज इतनी छोटी भी नहीं है, मतलब कि दिल्ली जैसी हो गई, वानखेड़े जैसी हो गई, तो डीप में जो फील्डर्स होंगे वो प्ले में रहेंगे फॉर श्योर. आई थिंक एंड द अदर साइड इज कि अगर कुलदीप यादव को डोमिनेट कर दिया तो फिर हमारे पास वही 6 बॉलर कोई है नहीं, तो हम भी फंस जाएंगे. आई थिंक ये वाला मैच भी बहुत क्रूशल होगा. एंड मतलब ये कहने को 6 के 6 मैचेस बहुत क्रूशल है, बट आई थिंक सबसे क्रूशल वो हेजलवुड और रोहित शर्मा. बिकॉज बॉलिंग में क्या है ना कि हर बंदा ने कंट्रीब्यूट करा है, बैटिंग में भी करा है, बट जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कंट्रीब्यूट करा है वैसा किसी ने नहीं. जो टेम्पलेट है, जो उसका जो प्रोफाइल है, तो आई थिंक वो बहुत क्रूशल होगा. बट यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शामी का नाम नहीं लिया, मैंने और भी 2-3 बड़े प्लेयर्स का नाम नहीं लिया. तो अभी मैं एक अलग से सेगमेंट मैंने क्रिएट करा है, बिकॉज ऐसे तो मैं की बैटल हर किसी का बना सकता हूँ. जो एक्स फैक्टर होने वाले ना हमारे, इस सेगमेंट में मैं नाम लूंगा शुभमन गिल और मोहम्मद शामी का. क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के अलावा इस वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही और टीम है जो कि ऑस्ट्रेलिया है जिन्होंने इन दोनों को फेस नहीं करा. अच्छा, हाँ, राइट, एक्चुअली में. हाँ, और शुभमन गिल अहमदाबाद में खेलने वाला है एंड शामी तो जिस फॉर्म में हमें पता ही है. ऑस्ट्रेलिया ने ना तो शुभमन गिल को फेस करा है, ईशान किशन को फेस किया था उस टाइम पे, एंड ना ही शामी को फेस करा है. आई थिंक ये दोनों सबसे बड़े एक्स फैक्टर होंगे हमारे लिए. मैं स्काई का भी नाम ले सकता था लेकिन आई डाउट कि उसका इन्वॉल्वमेंट इतना बड़ा होगा, तो आई डोंट नो. बट गिल और शामी बहुत बड़े एक्स फैक्टर होंगे हमारे लिए. अगर मैं उनकी बात करूँ, उनके लिए एक्स फैक्टर कौन हो सकता है? आई थिंक उनके लिए एक्स फैक्टर होंगे स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, नहीं, डेविड वार्नर. ओके. ट्रैविस हेड का तो हमें पता है वो कैसे खेलने वाला है, आई थिंक वो टेम्पलेट हमें पता है. बट वार्नर इज दैट वन गाय, अगर वो दूसरे एंड से चलता है ना, he will take the game away from us for sure. ट्रैविस हेड अगर आउट होता भी है तो मिचेल मार्श will come in to compensate for him. ये तो वार्नर अगर रन मारता है तो कहीं ना कहीं वो आएगा यार, काश अश्विन होता. ट्रू. ऑल्सो वार्नर अगर दूसरे एंड से चल रहा है तो मतलब आपकी दोनों एंड से पिटाई हो रही है गंदी. एंड माइंड यू, स्मिथ और वार्नर का शायद लास्ट वर्ल्ड कप गेम होने वाला है, तो उनके पास एक्स्ट्रा मोटिवेशन होगा कि वर्ल्ड कप हमें जीतना अगेंस्ट द बेस्ट साइड. एंड स्मिथ का मैंने नाम पर्टिकुलरली इसलिए लिया है, जो फाइनल्स होते हैं ना, कई बार थोड़े फंसने वाले गेम होते हैं एज ए सेड बिफोर, और यहाँ पे तुम्हें वैसे वाले प्लेयर्स चाहिए जो कि मेंटली बहुत टफ हो. कि भाई विकेट थ्रो नहीं कर रहे, चाहे टिके हुए विकेट पे सर्वाइव कर रहे हैं लेकिन थ्रो नहीं कर रहे विकेट. ऐसे जगह पे ना, ऐसे चेजेस में बहुत क्रूशल होते हैं ऐसे प्लेयर्स. एंड स्मिथ का जो एक्सपीरियंस है, ऑल्सो माइंड यू, ही हैज़ अ नैक ऑफ परफॉर्मिंग इन ICC नॉकआउट्स. वो रन मारता है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है. आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स एक्स फैक्टर हो सकते हैं उनके लिए. ऑफकोर्स बाकी सारे प्लेयर, हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस, अपने लिए स्काई, बुमराह, अय्यर, KL राहुल, सब इंपॉर्टेंट हैं. बट जो एक्स फैक्टर होंगे मेरे ख्याल से ये 4 प्लेयर हैं, 2 फ्रॉम इंडिया, 2 फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? मतलब सही है. आई थिंक शामी और गिल वाला पॉइंट तो एकदम सही है कि उन्होंने अभी तक देखा ही नहीं है इनको, आपस में फेस नहीं करा इनको.
एंड अपना वो जो ऑस्ट्रेलिया से नाम लिया गया आई थिंक उससे भी हाँ आई वुड अग्री जो रीज़न दी गई है. मुझे लगा था ट्रैविस हेड इसलिए क्योंकि वो उसको भी हमने अभी तक फेस नहीं करा है तो वो भी चीज़ थोड़ी लग रहा था मुझे चीज़ राइट. एंड मतलब इफ़ यू आस्क मी मेरा ड्रीम क्या है मेरा ड्रीम है कि भाई स्टार्क अपने सेकेंड ओवर में अराउंड द विकेट डाले भाई आई जस्ट वांट क्योंकि वो ही इज़ दैट गाय भाई जो कि वो फेस ऑफ से कभी बैक डाउन नहीं करता. एंड वो मतलब उसके पास रोहित शर्मा. हाँ सो इज रोहित शर्मा. एंड अल्टीमेटली फाइनल है. अगर वो बंदा कूद के आपको छक्के मार रहा है ऑब्वियसली आपके पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं दैन टू जस्ट डिफेंड योरसेल्फ. तो आपका अराउंड द विकेट आना ही पड़ेगा. तो भाई अगर ये हो जाए अगर स्टार्क जैसे बॉलर को रोहित शर्मा ने रुला दिया भाई आई विल बी द हैप्पीएस्ट गाय इन द वर्ल्ड. तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्योंकि अभी हमने सारी टेक्निकल बातें कर ली हैं क्या स्ट्रैटेजी हमें रखनी चाहिए? आई थिंक सेम. मतलब क्योंकि काफ़ी लोग क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स के थ्रू जा रहा हूँ आजकल. काफ़ी लोग की ये थी कि बस फाइनल में थोड़े टिक के खेले रोहित शर्मा. भाई टिक के नहीं खेलने वाला वो. ये लिख लो तुम लोग दिमाग में. खेलना भी नहीं चाहिए. जो अभी तक जो अगर हम लोग अभी अश्विन को बाहर कर रहे हैं इस चीज़ में और कह रहे हैं कि नहीं विनिंग फॉर्मूला के साथ लेट्स गो विद दैट ओनली. दिस इज आवर विनिंग फॉर्मूला एंड रोहित शर्मा ऑब्वियसली सेट्स दैट टेम्पलेट फॉर द एंटायर टीम. उसके बाद चाहे कितने रन मारता है चाहे रन ही नहीं मारता उसके बाद भी आई डोंट केयर अगर वो उसी टेम्पलेट के साथ जा रहा है. आई डोंट वांट कि वो अपना कुछ फिर से उसी वैसे थोड़े डिफेंसिव वाले माइंडसेट में आ जाए कि नहीं मैं पहले स्टार्टिंग में थोड़ा निकाल देता हूँ फिर मैं खेलना स्टार्ट करूंगा. इस टाइम पे ही इज प्रॉब्ली बैटिंग में तो ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ आवर बिगेस्ट एसेट्स इन द टीम. अगर उससे स्टार्टिंग में वैसे ही पिटाई करी स्टार्क की तो स्टार्क तो वैसे ही रोने पे आ जाएगा. स्टार्क हेजलवुड जैसे प्लेयर्स. और वो था ना किसी वो ऑस्ट्रेलिया के किसी मीडिया हाउस ने या फिर पता नहीं एक्स क्रिकेटर्स ने वो निकाली थी अपनी आईसीसी क्रिकेट टीम ऑफ द वर्ल्ड कप ना उसमें रोहित शर्मा को नहीं रखा था. डिवाइड एंड रूल चल रहे हैं सब पता है हमें. वार्नर आ सकता है इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा नहीं आएगा. 550 रन मारे उसने. कैसे भी हो चाहे जल्दी आउट हो चाहे आउट ना हो भाई खेले अपना वैसे ही खेलता है. आई थिंक कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए स्ट्रैटेजी. इवन इन द बॉलिंग साइड आई थिंक एंड आई एम हैप्पी अबाउट दिस कि आई एम श्योर रोहित शर्मा के साथ ना वो बिग गेम वाले कैप्टनसी प्रेशर नहीं है. बिकॉज ही हैज कैप्टन लॉट ऑफ फाइनल्स एंड आई नो वर्ल्ड कप फाइनल जैसा कुछ भी नहीं होता बट जो मैनेजमेंट भी है वहाँ पर राहुल द्रविड़ बैठा हुआ एंड साथ में विराट कोहली जैसे बंदा भी है. ही हैज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड ही इज टैक्टिकली वेरी सुपीरियर. आई थिंक ही विल हैव अ प्रॉपर गेम प्लान फॉर एवरीथिंग. कैसे बैट्समैन को सेटअप करना है, किस बॉलर को कब डलवाना है, कैसे इम्प्रोवाइज करना है अगर वो चीज़ सही नहीं जा रही है तो. आई थिंक बॉलिंग के साइड में तो वी विल सी अ टैक्टिकल मास्टर क्लास फ्रॉम हिज कैप्टन साइड एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न बिकॉज वहाँ पे टैक्टिक्स बनाने थोड़े सिंपल होते हैं. भाई स्ट्रिक्ट टू ओरिजिनल स्ट्रैटेजी. ये चीज़ ना कई लोगों के दिमाग में थी कि क्या सेमीफाइनल में आके रोहित शर्मा वैसे ही खेलेगा या फिर इंडिया फंस जाएगी. तो उसने वो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए. एंड आई थिंक कि वही बात मतलब हम पहले बैटिंग भी करेंगे. ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर्स धूप में बॉलिंग कर रहे हैं. वो नॉट बी अ ग्रेट साइट फॉर देम एज वेल. प्लस क्राउड भाई क्राउड से बड़ा फैक्टर कुछ नहीं है. 1,30,000 पीपल राइट. एंड कुछ ऐसे पता वो इंडियन एयरफोर्स भी शायद परफॉर्म करने वाली है वहाँ पे. अच्छा वो नाइस क्लोजिंग सेरेमनी के लिए. तो काफ़ी बढ़िया माहौल होने वाला है. आई थिंक काफ़ी सारे एक्स क्रिकेटर्स कैप्टन वगैरह आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं. तो माहौल तो बहुत इंटेंस होगा एंड फुल सपोर्ट फॉर इंडिया. सो अगर प्रेडिक्शंस की बात करी जाए क्या लग रहा है भाई? आई थिंक क्लोज गेम होगा. कितना क्लोज? मे बी अगेन जैसे हमने कहा था मे बी ऑन पेपर क्लोज ना हो बट अगेन दैट्स नॉट हाउ क्रिकेट वर्क्स एक्चुअली में. जो चीज़ें ऑन पेपर दिखती हैं शायद उससे बहुत डिफरेंट चीज़ें हो एक्चुअली गेम में. आई थिंक क्लोज जाएगा अल्टीमेटली. शायद हम लोग ऐसे ही जीत जाएं फ्रॉम 20-30 रन्स. बट जीत रहे हैं. जीत तो रहे आई थिंक जीत तो रहे हैं भाई. कुछ भी हो जाए. अब तो हमने प्रेडिक्ट वर्ल्ड कप से पहले ही कर दिया तो अब कैसे पलट जाए. हाँ स्पेशली जब इतना अच्छा खेल रहे हैं. एग्जैक्टली. आई थिंक हमें काफ़ी कॉशियस रहना चाहिए फॉर श्योर. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए. बट मैंने न्यूजीलैंड वाले मैच में भी यही कहा था. लॉजिकली देयर इज नो रीजन टू से कि हम लोग सुपीरियर नहीं है. दैट स्टिल स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया एज वेल. राइट. लॉजिकली देयर इज नो रीजन टू से कि हम इन्फीरियर हैं ऑस्ट्रेलिया से. हम लोग काफ़ी सुपीरियर हैं. अगर हम लोग मैच हारेंगे तो अपनी गलती से ही हारेंगे. बट आई थिंक रोहित शर्मा की किस्मत में लिखा हुआ है जीता ना वर्ल्ड कप कैप्टन बनना, चैंपियन बनना, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बनना लिखा हुआ है. बट वैसे रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट आई थिंक लाइक जेन्युइनली जितनी एक्साइटमेंट इस टीम ने दी है ओवर द लास्ट 1 मंथ क्रेजी भाई. जो मतलब क्रिकेट का जो पूरा फैंडम थोड़ा वो था ना डिसअपॉइंटेड था और डाई कर रहा था इंडिया में, सब रिवाइव कर दिया. अगर जीत जाएंगे तो फिर भाई आने वाले डेकेड के लिए वो चीज़ सॉर्टेड. सो एंड भाई हु नोज एक रिपल इफेक्ट होता है ना. अगर इस बार जीत गए that confidence may be carried over to the next T20 World Cup also, next WTC also.
सो अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स टू कम आउट बिकॉज अब हर साल ICC ट्रॉफी भी हो रही है, तो माइट एज वेल प्ले टू आवर एडवांटेज अगर हम जीत रहे हैं तो. सो लेट्स होप भाई कि अगले पॉडकास्ट में हम लोग सेलिब्रेटरी मूड में हो. एंड देखते भाई, तब तो रिकॉर्डिंग में एकदम रात को हो गया, जीत के तो सेलिब्रेशन करेंगे अच्छे से. बट ठीक है भाई, आप ज़्यादा जिंक्स नहीं करेंगे. लेट्स सी अबाउट दिस ऑन मंडे. लेट्स क्विकली मूव ऑन टू फुटबॉल. थोड़े से टॉपिक्स वहाँ पे भी डिस्कस करने थे हमें. राइट. किससे स्टार्ट करना है? आई थिंक पहले पोर्चुगल और अपना लिechtenstein वाले मैच से करते हैं. एंड जब भी मैं पोर्चुगल के मैच स्टार्ट करता हूँ, मैं फिर से वही बोलूँगा, इट वॉज ऑफिशियल मैच लिechtenstein के साथ. 200th रैंक टीम है. 200 रैंक टीम है, हाँ. बाय द वे अवे मैच था तो थोड़ा डिफिकल्ट था, काफ़ी विस्लिंग भी हो रही थी. बट हाँ भाई, ये मैच पहले मैं बता दूं कि ये मैच अल्टीमेटली पोर्चुगल ऑब्वियसली जीत जाती है 2-0 की स्कोर लाइन से. एंड इसके साथ ही साथ पोर्चुगल अब 9 आउट ऑफ 9 विन्स हो चुके हैं उनके यूरो क्वालिफायर्स में. बहुत अच्छी स्ट्रीक चल रही है. लिechtenstein का रिकॉर्ड बहुत ही गंदा, अभी तक 0 पॉइंट्स हैं. देयर इज सम स्टार्ट कि वो लास्ट 31 गेम्स में से 30 गेम्स हारे हैं. एक मैच शायद ड्रॉ करा है. इतनी भाई कैसी टीम है बेचारे, टॉर्चर कर रहे हो तुम लोग उसको भाई. नहीं बट लाइक कुडोस टू देम ऑब्वियसली, क्योंकि उनके लिए थोड़ा एक अच्छा ये गेम रहा होगा भाई. एक्चुअली पता है वैसे, क्योंकि मैंने भी मैच देखा है इस बार, पोर्चुगल वाज स्ट्रगलिंग एट वन पॉइंट. फर्स्ट हाफ तो बहुत ही गंदा था. एंड इसी के साथ लेट्स कम टू द लाइनअप्स. पहले या तो लियाओ इंजरी थी, उसकी कुछ थाई इंजरी हो चुकी है, तो इसलिए वो इस बार स्क्वाड में नहीं था. एंड पोर्चुगल ने सॉर्ट ऑफ थोड़ी ईजी लाइनअप खिलाया था. लाइक वो होजे सा के साथ जाते हैं यूजुअली, डियो कोस्टा या फिर लुई पेट्रिशियो के साथ जाते हैं. होजा उनका कीपर था. टॉटी गोमेस कोई नया यंगस्टर आया इनका भाई, वो सेंटर बैक खेल रहा था. रूबेन नेवेस जो कि एक्चुअली में एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, वो एक सेंटर बैक खेल रहा था. एंटोनो सिल्वा इज ऑल्सो अ यंगस्टर, बट हाँ वी हैव सीन हिम बिफोर, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा सरप्राइजेस नहीं है. जोटा हमारा लेफ्ट मिडफील्डर खेल रहा था. 3-4-3 की फॉर्मेशन थी. ऑन पेपर तो वैसे वो 3-4-2-1 की थी, जिसमें रोनाल्डो और फिलिक्स जो है वो सॉर्ट ऑफ अटैकिंग मिडफील्डर्स दिखा रहे थे, बट वो एक्चुअली में विंगर्स ही थे. तो कुछ ऐसा कुछ खास था नहीं. एंड जोटा ब्रूनो खेलता है, बर्नार्डो सिल्वा खेलता है, एंड कैंसेलो खेलते हैं इन द मिडफील्ड. एंड फिलिक्स, रामोस एंड रोनाल्डो. तो रामोस और रोनाल्डो को फिर से साथ में स्टार्ट दी गई थी. नाउ फर्स्ट हाफ का मैं आपको एक बेसिक टेम्पलेट देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने पोजेशन हेविली डोमिनेट करा है. हेविली मतलब वो मैन सिटी वाला जो पोजेशन होता है उससे भी बढ़ के डोमिनेट करा है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पोजेशन 84% था. दैट मीन्स 16% लिechtenstein का था. 16% इज अनबिलीवेबली लो भाई, कुछ ज़्यादा ही गंदा है. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 200th रैंक टीम भाई? हाँ ऑब्वियसली. वैसे हाँ, जिनको नहीं पता, ये इंडिया से 100 रैंक पीछे है. सो ब्रो, दे आर लेवल्स टू दिस गेम. एंड शॉट्स में भी पोर्चुगल 14 शॉट लेती है, ऑल्दो सिर्फ 4 ऑन टारगेट होता है. इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि स्टार्टिंग के 35 मिनट्स के अंदर तो पोर्चुगल अटैकिंग वाइज तो कुछ था ही नहीं. पोजीशन पूरा डोमिनेट कर रहे थे, बट इट वाज ऑल अबाउट बैक पासिंग, साइड पासिंग. आगे पास भी कर रहे थे, तो कोई क्लियर कट चांस नहीं बन रहा था. आई रिमेंबर जो ओनली एक क्लियर कट चांस बना था इन द फर्स्ट हाफ, दैट वाज जो गोंसालो रामोस का हेडर आया था इन द 30 सेकेंड समथिंग मिनट के आसपास. वो भी एकदम फ्री हेडर था. कैंसेलो ने राइट हैंड साइड से क्रॉस डाला था, बहुत ईजिली गोल हो जाना चाहिए था. बट हाँ, वो गोल नहीं मार पाता अल्टीमेटली. एंड रामोस आई थिंक ओवरऑल डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम. बट हाँ, वहाँ से ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड भाई, तो गोल भी तो देखा ही था हमने कैसा था. ठीक है. बट आई डोंट थिंक मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा गेम था उसका. एंड ये जो 4 शॉट ऑन टारगेट बोल रहे हैं, ये रामोस का भी ऑफ टारगेट गया था अल्टीमेटली. 4 शॉट ऑन टारगेट भी लास्ट के कुछ मिनट्स में ही आए अल्टीमेटली. वो भी क्योंकि थोड़ा इधर उधर से शॉट लेने लग गए थे. रोनाल्डो ने भी थोड़ा साइड से शॉट लेने स्टार्ट कर दिए थे. बट व्हाट अबाउट रोनाल्डोस फ्री किक सुप्रीमेसी? मुझे लगा था पॉइंट आने वाला है. रोनाल्डो को फ्री किक मिलती है बीच में, एंड वो फिर से वो नकल बॉल के साथ ट्राई करता है, फिर से वॉल पे हिट करता है. बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज disappointing. हाँ, disappointing definitely. You have tasted some success when you have not tried the power shot. जब तुमने थोड़ा सा स्वर्व करने का ट्राई करा है बॉल को, तो फिर तुम क्यों बार बार वो चीज ट्राई कर रहे हो दोबारा? भाई जो वर्क कर रहा है वो ट्राई करो ना. थोड़ी ईगो साइड में रख के नई टेक्निक आजमा लो ना. मतलब और फिर at this point of time, why is he even taking the free kick when you have Bruno Fernandes, when you have Bernardo Silva? एक तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्री किक वाला पॉइंट तो आई थिंक क्योंकि अल्टीमेटली वो पोर्चुगल की तरफ से उसकी सबसे ज़्यादा अच्छा फ्री किक कन्वर्जन रेट रहा ही है, रिगार्डलेस कोई भी बंदा ले रहा हो अल्टीमेटली. मतलब आई एम श्योर अगर बाकियों को इतना चांस मिलेगा तो एट दिस स्टेज दे विल कन्वर्ट. भाई ब्रूनो ने यूनाइटेड की तरफ से फ्री किक ही नहीं मारी अभी तक. 1 सीजन हो चुका है, अभी 1.5 सीजन हो गया. बर्नार्डो सिल्वा कहाँ लेता है फ्री किक्स? आई थिंक वॉल तो टपा ही देगा भाई. वो नहीं, वॉल टपाना है वो तो मैं कह ही रहा हूँ रोनाल्डो का. आई थिंक कि इस टाइम पे वो फ्री किक लेने वाली चीज़ है भी पोर्चुगल में, कि ब्रूनो फर्नांडिस एंड रोनाल्डो ही लेते हैं.
एंड ब्रूनो फर्नांडिस का भी बहुत अच्छा नहीं रहा है रेट इस टाइम पे, तो ऑब्वियसली रोनाल्डो तो ले ही लेगा अल्टीमेटली। ऑन एनी रैंडम फ्री किक राइट नाउ बेटर चांस कौन क्रिएट करके देगा फ्री किक पे? आई थिंक पोर्चुगल की तरफ से तो रोनाल्डो लेगा भाई। देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि ब्रूनो फर्नांडिस वॉल टपाएगा। भाई वॉल टपाना ही मेन थोड़ी, मैं तो गोल स्कोरिंग की बात कर रहा हूँ। अबे भाई वॉल टपाना वो थोड़ी है कि भाई हमारा एम है कि वॉल टप जाए, बट हैविंग सेड दैट नहीं, हैविंग सेड दैट मैं इस चीज पे क्रिटिसाइज करूंगा रोनाल्डो को कि क्योंकि इट इज वेरी स्ट्रेंज, अगर किसी प्लेयर के लिए कोई चीज काम कर रही है तो व्हाई इज ही नॉट अडॉप्टिंग दैट टेक्निक? तो वहां पे मुझे भी लगता है कि ही शुड पुट असाइड हिज ईगो एंड डू व्हाट इज गोइंग राइट फॉर हिम। राइट, तो या फिर किसी और को दे दे भाई, या फिर किसी और को दे दे। हाँ राइट, क्योंकि आई थिंक पेनल्टी तो लेते ही एंड राइटफुली सो। नहीं, प्रॉब्लम ये है ना कि इसकी 2-3 वो भी ऐसे थोड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पावर शॉट, उसकी वजह से वो फ्री किक चली गई एक बार अल नसर से, 1-2 बार, उसके वजह से एकदम से उसका वो आ चुका है। अच्छा, तो तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि पावर शॉट नहीं, रोनाल्डो की जो नकल बॉल जाती है वो पावर शॉट की वजह से ही जाती है। इट इज बिकॉज इट इज टू फास्ट टू स्टॉप। कीपर हाथ ला लेगा तो भी शायद गोल चली जाएगी। बट आई थिंक कि वो क्योंकि लास्ट वीक जो भी अल नसर से मारी थी वो भी कर्व मारी थी, आई थिंक ही शुड स्टिक टू कर्विंग द बॉल भाई, क्योंकि ऑब्वियसली उससे ज्यादा आपका चांसेस है फ्री किक मारने के। क्लोज टू द बॉक्स, तब तो कोई रीजन फिर तो कोई रीजन नहीं है, फिर तो कोई रीजन ही नहीं है। बहुत मुश्किल होता है ऑन हिज बेस्ट डे ऑल्सो, इन हिज यूनाइटेड डेज ऑल्सो, अगर बॉल के फ्री के बॉक्स के जस्ट बाहर है फ्री किक, बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि वो तुरंत कर अंदर भी डिप कर जाएगी। हाँ, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई थिंक वैसे भी उसको थोड़ा कर्व पे ही करना चाहिए, अनलेस एंड अंटिल इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द बॉक्स, क्योंकि उस टाइम पे पावर शॉट चाहिए ही पड़ती है। बट हाँ, हैविंग सेड दैट बहुत अच्छा नहीं जा रहा था फर्स्ट हाफ। इनफैक्ट जब वो गया था तो कमेंटेटर्स भी बहुत शॉक्ड थे कि इतना कैसे अभी तक रोक रखा है लिचेनस्टाइन ने। सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि पोर्चुगल आती है एंड अच्छे फैशन में आती है। स्टार्टिंग ही कुछ सेकंड में विद इन अ फ्यू सेकंड्स रोनाल्डो का पोस्ट पे लग जाता है एंड वो भी गोल हो सकता है। आई थिंक गोल हो जाना चाहिए था वो कायदे से, तो वहां पे भी मैं क्रिटिसाइज करूंगा रोनाल्डो को कि दैट शुड हैव बीन अ गोल। बट उसके ही विद इन अ मिनट रोनाल्डो कुछ डायगनल रन निकालता है फ्रॉम द स्ट्राइकर्स पोजीशन टू द लेफ्ट हैंड साइड, डियोगो जोटा पिकअप करता है, फिर वो बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है एंड वहां से कीपर आगे आ रहा होता है, लेफ्ट से मारता है। हाँ, लेफ्ट हैंड कह रहा हूँ, लेफ्ट पैर से मारता है और टॉप राइट बॉक्स में, टॉप राइट कॉर्नर में जाती है गोल के। भाई दैट वाज अ क्रेजी गोल। आई थिंक काफ़ी अच्छी फिनिश थी वो एंड वेरी हैप्पी कि अल्टीमेटली उसने गोल मार दिया, क्योंकि इस टाइम पे एज अ रोनाल्डो फैन कभी भी किसी मैच में गोल नहीं मारता ना, तो कहीं ना कहीं वो एकदम से डाउट आने लग जाता है कि भाई सऊदी में खेल रहा है और कुछ तो है नहीं दिखाने के लिए। हाँ, मतलब मैं कर लो जितने डिग्स लेने ले लो, मैं क्या ही बोलूँ इस टाइम पे। बट कहीं ना कहीं हमेशा दिमाग में आता है कि भाई गोल क्यों नहीं मारा इसने, कहीं वो वैसा अब वो फैक्टर तो नहीं आ रहा कि नहीं सऊदी में खेल रहा तो लेवल गिर रहा है धीरे धीरे। तो अच्छा है कि अल्टीमेटली उसने गोल मार दिया, गोंसालो रामोस ने गोल नहीं मारा वो काफ़ी खुशी है मेरे को उसकी। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोर्चुगल प्रॉपर डोमिनेट करती है एंड चांसेस भी क्रिएट करना स्टार्ट करती है। इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि 57 मिनट पे कैंसेलो का भी गोल आता है। वो भी आई थिंक काफ़ी अच्छा गोल था, बट वो मिस हो जाता ना तो रोनाल्डो पीटता उसे पकड़ के, क्योंकि वो रोनाल्डो भी खाली था, उससे गोल मिल सकता था वो। बट हाँ, कीपर का बहुत ही हॉरेंडस मिस्टेक थी। दैट काइंड ऑफ शोड कि कैसा एक्सपीरियंस है लिचेनस्टाइन का। लिचेनस्टाइन आगे जाती है एंड वो कीपर पता नहीं क्या कर रहा था वहाँ पे, एकदम कोने वाले बॉक्स के टाइम पे कैंसेलो उससे कटाता है एंड वहीं से शूट ले लेता है, बहुत ईजी गोल हो जाता है उनका। एक ही लिचेनस्टाइन का चांस आया था थ्रू आउट द गेम, वो भी 60th मिनट के आसपास आया था, जब वो 1v1 चांस था, गोल हो जाना चाहिए था। वो भी वहाँ पे भी इनएक्सपीरियंस दिख गया, वहाँ पे क्वालिटी दिख गई कि कितनी है वहाँ पे। एंड ओवरऑल उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अराउंड द 65 मिनट रोनाल्डो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ब्रूनो फर्नांडिस सब्स्टिट्यूट हो जाता है। व्हाई डू यू थिंक रोनाल्डो सब्स्टिट्यूट हो रहा इतना ज्यादा? यार आई थिंक इस टाइम पे है वो सीन, अगर उसने गोल मार दिया एंड अगर इफ देयर इज एन अपकमिंग गेम। भाई मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लॉजिकली जैसे मेसी का भी सीन ले लें, इट इज ऑलवेज कि मैं मियामी से सब्स्टिट्यूट हो जाऊं भले या फिर गेम स्टार्ट ना करूं, लेकिन मैं अर्जेंटीना से स्टार्ट करूंगा ही करूंगा। नहीं, स्टार्ट तो वो भी कर रहा है, पूरा गेम खेलूंगा यार। पूरा गेम खेले ना खेले एट दिस पॉइंट क्या ही मतलब, वो क्या है डिफरेंस क्या है? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कंट्री से अगर खेल रहा है, आई थिंक दैट शुड बी द प्रायोरिटी भाई। अगर एक्सप्लेनेशन अगर ये है इफ एट ऑल कि हम सब्स्टिट्यूट इसलिए कर रहे हैं ताकि अल नसर से वो अपनी एनर्जी बचा पाए, क्या करोगे तुम अल नसर से? नहीं, मुझे लगता है इट्स नॉट इवन अबाउट अल नसर, इट इज अबाउट कि एक टिप टॉप शेप में रहे। एंड यहाँ पे आई गेट कि क्यों लोग कहेंगे कि नहीं पोर्चुगल की तरफ से पूरा खेले। आई थिंक केमिस्ट्री भी तो बनानी है, वैसे इतने कम मैचेस मिलते हैं तो अब जितना साथ में मिनट्स खेलोगे उतना बेटर है ना टीम के। यार मुझे तो लगता है कि आई डोंट थिंक केमिस्ट्री को रोनाल्डो की इतनी जरूरत है, क्योंकि वो बहुत टाइम से टीम को जरूरत है ना केमिस्ट्री। क्यों जरूरत है? खेलते तो आ रहे हैं सब रोनाल्डो के साथ टाइम से। तो फिर वर्ल्ड कप में क्या हो गया था अगर केमिस्ट्री अच्छी थी तो? वो तो फॉर्म अच्छा नहीं था इसलिए उसको बाहर बैठाया गया था, वो तो बोला ही था उसने। आई डोंट थिंक कि केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है यहाँ पे कुछ, इट इज जस्ट बिकॉज कि रोनाल्डो को प्रिजर्व करके रखना है एंड ऑब्वियसली इफ अ टीम इज विनिंग एंड देयर इज नो चांस कि लिचेनस्टाइन कम बैक कर सकती है,
तो इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन सब्स्टिट्यूटिंग रोनाल्डो प्रोवाइडेड दैट ही हैज स्कोर्ड अ गोल, क्योंकि उसके बाद वो भी गुस्सा नहीं होगा उसके बाद. दैट इज ट्रू, बट एक फ्लिप साइड ये भी है कि यू माइट एज वेल वांट हिम टू स्कोर हैट्रिक एंड गेन मोर कॉन्फिडेंस. भाई अगर रोनाल्डो पे बात होगी तो आई थिंक वो तो चाहेगा ही खेलना, क्योंकि वो लाइक आई डोंट थिंक कि इस एज में भी उसमें अभी तक वो बात आई है कि नहीं मेरे को रेस्ट भी करना है, जो कि थोड़ा फ्लिप साइड है उसका, वो गलत भी जा सकती है. बट हाँ, लेट्स सी कि क्या होता है आगे चल के. एंड आई थिंक मतलब आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट डिसीजन वेरी ऑनेस्टली. एंड उसके बाद एक ब्रूमा करके एक बंदा आता है, आई थिंक उसने काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाया है, क्योंकि वो लेफ्ट मिडफील्डर खेलता आगे जाता है, पीछे जाता है, तो सॉर्ट ऑफ नूनो मेंडेस का कवर अप कर सकता है. तो आई थिंक वहाँ पे वो चीज़ सही कर दिया उन्होंने. एंड इसी के साथ पोर्चुगल जीत जाती है. काफ़ी अच्छा, लाइक अच्छा तो नहीं वैसे, अच्छा थोड़ी तो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, बट हाँ, अ विन इज अ विन एंड आई विल टेक द विन एनी डे. अब वैसे बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग मैच था नहीं, अच्छा अगर आपने नहीं देखा तो ऑनेस्टली. बट नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. 2 टॉपिक बचे, बहुत क्विकली इन पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक है नहीं ऑनेस्टली. एक तो ये है कि भाई सऊदी में अल नसर को शायद चांस दिया जाए चैंपियंस लीग खेलने के लिए. अगेन दिस इज अ रूमर राइट नाउ, बहुत कॉन्क्रीट न्यूज़ नहीं आई है इस पे, बट लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस. क्योंकि सी यहाँ पे 2-3 पॉइंट हैं. इसके पीछे की रीजनिंग क्या दिया है कि यूएफए जो है कंसिडर कर रही है अल नसर को चैंपियंस लीग में बुलाने का फॉर द नेक्स्ट सीजन. दैट इज बिकॉज कि वो बिलीव करते हैं अल नसर इज वन ऑफ द टॉप 3 क्लब्स राइट नाउ फैन फॉलोइंग के हिसाब से. बहुत सुपर रीजन है पहली बात तो, बट इट इज ट्रू दो. नहीं ट्रू है, बट मैं कह रहा हूँ कि इस हिसाब से आपको चैंपियंस लीग में बुलाने का बहुत इट इज नॉट अ सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट. एग्जैक्टली. एंड अगर आप ये कर रहे हो तो देन आप वो पूरी तरीके से अब मजाक ही बना दे रहे हो, मजाक बना रहे हो, आप मेरिट को हटा दे रहे हो, राइट. क्या आप पॉपुलर हो इसलिए आप आ रहे हो. एंड यहाँ पे 2 टॉकिंग पॉइंट्स हैं मेरे लिए बेसिकली, जो कि यूरोप के लिए बहुत हार्मिंग हो सकते हैं अगर सऊदी लीग्स को, क्योंकि अल नसर इज द स्टार्ट. आई एम डेफिनेटली श्योर अगर अल नसर आती है तो फ्यूचर हम लोग और सऊदी लीग्स देख सकते, सऊदी क्लब्स देख सकते हैं. अगर ये चीज होती है बाय चांस कि सऊदी क्लब्स भी जा रहे हैं यूसीएल में, यूरोप के पास लिटरली कुछ नहीं बचे, यूरोपियन क्लब्स के पास लिटरली कुछ नहीं बचेगा सऊदी क्लब्स के ऊपर. पैसा वो ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्टीमेटली मीडिया भी वहाँ पे शिफ्ट हो ही जाएगी जहाँ पे प्लेयर्स खेलने लग जाएंगे, एंड चैंपियंस लीग फुटबॉल भी है. देयर इज नथिंग दैट यू कैन प्रोवाइड मोर देन द सऊदी क्लब्स. तो ये प्लेयर्स आएंगे सारे तो लीग का लेवल अपने आप ही बढ़ ही जाएगा. अगर ये चीज़ यूएफए करती, क्योंकि आई थिंक इट वुड बी अ ह्यूज मिस्टेक ऑन देयर पार्ट, क्योंकि वो यूएफए यूरोप से रिलेटेड है. आप पावर शिफ्ट कर रहे हो बेसिकली, ये पूरी पावर अब एशिया जा रही है. तो या तो आप ये चीज़ दिमाग में बैठा चुके कि इट इज़ इनएविटेबल एंड लेट्स हैंग ऑन द हाइप ट्रेन, चढ़ जाते हैं उस पर. बट अगर अनजाने में आप ये चीज़ करो देन इट इज़ अ वेरी स्टूपिड मिस्टेक. या तो बहुत कोई तगड़ी प्लानिंग हो, इसमें कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो कि अच्छा अल नसर ही आ रही है और कोई नहीं आएगा. अल नसर अंडर कोई सर्टेन क्राइटेरिया मीट करेगा. एग्जैक्टली. या फिर कुछ ऐसा रख दो कि सऊदी अरेबिया से सिर्फ एक ही क्लब आ सकता है, तो अल नसर या तो फिर कोई और. राइट. एंड सेकेंडली बहुत स्टूपिड चीज़ ये होगी कि एशियन क्लब्स आप यूरोपियन कॉम्पिटिशन में खिला रहे हो. आई थिंक बहुत लॉजिकली कोई लॉजिक नहीं बनता. फिर आपने एक तरीके से एशियन चैंपियंस लीग को कह दिया कि नहीं भाई तू निकल यहाँ से, फिर वो नकली कॉन्टेस्ट हो गया. तो आई थिंक बहुत अजीब होगा, बट लेट्स सी इस पे क्या होता है. एंड कमिंग ऑन टू द फाइनल टॉपिक, क्योंकि यूनाइटेड के अलावा यूनाइटेड के बिना कोई पॉडकास्ट खत्म हो नहीं सकती. यूनाइटेड में फिर से कुछ चेंज हुआ है भाई. फैब्रिज़ियो रोमानो ने रिपोर्ट कर दिया है कि रिचर्ड आर्नोल्ड, जो कि इनके सीईओ थे 16 साल से, उनको फाइनली उससे रिजाइन कर दिया. रिजाइन तो कहने को करा है, निकाला ही है अल्टीमेटली उसको. एंड सर जिम रैटक्लिफ जो आने वाले हैं, जिनने 25% लिया यूनाइटेड का, अपेरेंटली जब वो आ जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होंगे इन द एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड के. तो ऑब्वियसली दिस इज अ गुड थिंग फॉर देम. एंड इस टाइम पे फॉर्मर पीएसजी एंड यूवेंटस के जो सीईओ थे, जीन क्लॉड ब्लैंक करके नाम है उनका, वो एक कैंडिडेट है फॉर दिस रोल इन द फ्यूचर. एंड इसके आगे चल के और रिपोर्ट्स आएंगी तो हम इसको और ब्रेक डाउन करेंगे. बट हाँ, एज पर नाउ ये चीज़ हो गई है कि इसने रिजाइन तो कर दिया पक्का. बाय द एंड ऑफ द ईयर वो यहाँ से चला जाएगा. अभी बस 1 ही महीना और बचा उसका. बट हाँ यार, हैविंग सेड दैट, कुछ चेंज देखने को मिला. एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज फॉर यूनाइटेड, क्योंकि ये रिचर्ड आर्नोल्ड, वी ऑल नो कि जो भी अभी तक यूनाइटेड की सॉर्ट ऑफ जो भी डिक्लाइन हुआ है, जो डाउनफॉल हुआ है, आई नो उसमें प्लेयर्स का आता है, मैनेजर्स का आता है, बट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट ऑल्सो गोज टू द एडमिनिस्ट्रेशन, द ग्लेजर्स. इस मूव से कितना ही फर्क पड़ेगा, व्हाट डू यू थिंक? यार आई थिंक सीईओ आ रहा है, एक नया आ रहा है, तो एक नए प्लान के साथ आएगा. एंड आई थिंक कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ. लाइक स्पोर्टिंग साइड ऑफ द थिंग्स में कुछ फर्क पड़ेगा इतना मेजर, या फिर फाइनेंशियल साइड में पड़ेगा? आई थिंक फाइनेंशियल साइड पे पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि आपको टारगेट्स दिए जाते हैं. एंड जो एक बंदा है कुछ पॉल समथिंग कुछ करके, मे बी ही माइट कम इनटू दिस रोल. एंड उसका भी काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स हैं, लाइक वो साउथहैम्पटन, लाइप्जिग जैसे क्लब्स के साथ काम कर चुका है. स्काउट नेटवर्क उसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऐसे यंग प्लेयर्स पे. वी ऑल नो बुंडेसलीगा में सबका ही स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है यंग प्लेयर्स पे.
अगर ऐसे प्लेयर आते हैं नेगोशिएशन में प्रॉब्ली शायद बेटर हो उससे, कि जो प्लेयर जैसे एंट्री 90 मिलियन में आप लेके आए, क्या पता वो 60 में करवा दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके जो आप पैसे बचाओगे जिससे आप और प्लेयर्स बाद में खरीद सकते हो। आई नो ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, बट कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट शायद पिच पे देखने को मिले हमें। आई होप सो। अगर ये जो बंदा आता है नया वो अच्छा होगा। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे आपकी हायरिंग है। अब अगर आप इसको निकाल के कोई और नकली सा हायर कर लोगे देन इट डज नॉट मीन एनीथिंग। डज इट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ग्लेजर्स आउट सीन पूरा जो है? नहीं, इस टाइम पे तो नहीं है, क्योंकि सीईओ चेंज हो रहा है, ओनर्स चेंज नहीं हो रहे ऑब्वियसली। आगे अभी तक जो पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो ग्लेजर्स का ही रहेगा, सर जिम रैटक्लिफ के आने के बाद भी, क्योंकि 25% स्टेक ही है उनका अल्टीमेटली। बट हाँ, मे बी दिस इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन कि अल्टीमेटली हम लोग पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ग्लेजर्स को हटाना चाहते हैं अल्टीमेटली, एंड धीरे धीरे करके चेंज आएगा। ऑब्वियसली ओवरनाइट चेंजेस नहीं हो सकते, बट हाँ, दिस इज अ स्टेप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन इन माई ओपिनियन, एंड शायद यूनाइटेड फैंस को काफ़ी हेल्प मिले इस चीज़ से। लेट्स सी टर्न ऑफ द ईयर में कौन अल्टीमेटली, मे बी आगे चल के क्या न्यूज़ आती है कि कौन अल्टीमेटली आने वाला है, फिर उस पर भी थोड़ी रिसर्च करके उसको भी टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम लोग पॉडकास्ट के अंदर। बट हाँ भाई, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर द फुटबॉलिंग वर्ल्ड, एंड क्रिकेट का भी हमने काफ़ी डिस्कस करा है। अगर आप अभी तक यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो भाई, कितना रात को बैठ के हम लोग वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दो यार। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, एंड कमेंट करके बताओ फाइनल आने वाला है भाई, क्या आपकी प्रेडिक्शन है, क्या आप सोचते हो, जो हमने टॉपिक डिस्कस करे सबके बारे में बताओ। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो भाई आपको जो देखनी चाहिए ना ओपिनियन, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो उसको आप देख लीजिएगा और देख के बताइए आपको कैसी लगती है। लेट्स सी यू ऑल वेरी सून ऑन मंडे।